Good morning, everyone. I said good morning, everyone. How are you guys? कुछ अलग नहीं तुम्हारी जिंदगी में. बारिश हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है. सिर्फ 2-3 महीने बारिश होती रहेगी तो क्या सोते रहोगे. कोई काम धंधा नहीं तुमको जिंदगी में. बारिश हो रही है सर. एक्चुअली मेरे को इतना मुश्किल नहीं है. मतलब 9 AM इज फाइन यार. इट्स नॉट अर्ली. If the class is 7 o'clock, then there is a problem. 9 AM is not a problem. यार ये दया तू लभी यार. मैं बता रहा हूँ मजाक सब तोड़ दूंगा मैं भी. अरे मैं इतना गुस्सा आने लग गया ना एक दिन सही में आकर पूरा का पूरा. चलो ये ऑनलाइन वाला स्टूडेंट तो घर में ऐसा रजाई में बैठा होगा ऐसा ऐसा यूजलेस पब्लिक. तुम अगर ऑडिट ऐसे को ऐसे देख रहे हैं ना मैं बता रहा हूं तुम पक्का सो जाएगा. और चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. वी स्टार्टेड विथ अतुल. छुप क्या रह गया कैमरा. ओके कल हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना शुरू किया था. एंड वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो एनालिसिस. क्या हो गया. विक्सी को ले लो. थैंक्स यार. चलो नहीं रेस्ट वेस्ट हो गया. चलो पोर्टफोलियो एनालिसिस शुरू किया था कल हमने गाइस. एंड वहां पर 3 इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं. वन इज कॉल्ड एज SBU, that is called as strategic business unit. Second is called as product life cycle, and the third one is called as experience curve. इन तीनों को पहले individually understand करेंगे, and then today our discussion will move on to इंपॉर्टेंट कंसल्टिंग मॉडल्स जहां पर एक्चुअली में पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है. बीसीजी ने मैकेंजी ने अपना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए शेयर करके दिया है. दीज आर वेरी ओल्ड आइकॉनिक मॉडल्स. ऐसा है दैट ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स कंसल्टिंग वर्ल्ड में इन मॉडल्स को बेस बना करके एक्चुअली के अंदर पोर्टफोलियो एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है. सो दीज आर रियली गुड मॉडल्स एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए. बट बिफोर वी रियली गो टू बीसीजी मैकेंजी मैट्रिक्स हमको सबसे पहले 3 इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. कल आपको 2 कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू दिया था. आज उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड देन विल स्टार्ट विद द थर्ड वन दैट इज आवर एक्सपीरियंस कर्व. तो एक काम कीजिए नोटबुक्स में आइए. कल हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है वो लिखा था. नाउ राइट डाउन आफ्टर पोर्टफोलियो एनालिसिस हेडिंग नंबर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. यार अतुल प्रॉब्लम है कुछ तो यार. देख बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है. क्या है ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार कैमरा. मतलब देयर इज अ वायर जो लूज है कंफर्म. जस्ट 1 सेकंड गाइस. मतलब मेरे हिसाब से जो इनपुट दे रहा है तो सिस्टम में या तो वो वीक हो गया है यार. नहीं मेरे को ये इसका प्रॉब्लम नहीं लग रहा है. पॉज नहीं किया कर देता हूं. ठीक है फाइनली लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. नोटबुक में जाइए. गिवन नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस. बेसिकली अगर आपको अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है तो इन्होंने 3 इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं कि बेयर मिनिमम ये 3 आपको समझने चाहिए. बिना इन कॉन्सेप्ट्स के आप किसी भी कंसल्टिंग फर्म का मैट्रिक्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे. वो मैट्रिक्स अप्लाई करने के लिए ये 3 एक तरीके से प्री कंडीशंस हैं. क्या क्या सर. सबसे पहला चीज डिस्कस करेंगे. अंडर दिस राइट डाउन नंबर ए SBU दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. अतुल गया फिर से यार. क्या चल क्या रहा है. अब इसी तरह क्लास में होता है कैसा. ओके नोटबुक्स आपने फर्स्ट हेडिंग लिखा होगा SBU दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. अंडर दैट कुछ इंपॉर्टेंट
उसके अंदर एक मिनट, ओके परफेक्ट। चलो, अंडर एसबीयू थोड़ा हम इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था सर, एसबीयू द फुल फॉर्म इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब सर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनका इंडिविजुअली अपने आप में एक अच्छा एग्जिस्टेंस है। दे कैन हैव देयर ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, दे कैन हैव देयर ओन सेट ऑफ सप्लायर्स, अपना एक अच्छा एग्जिस्टिंग टारगेट मार्केट अपना मेंटेन करते होंगे, जिनको एक सेपरेट तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने का जरूरत है। मतलब सर, एसबीयू मतलब मेरे बिजनेस के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप में इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई कैन टर्म देम एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। They don't have to be a single product. They can be a collection of product. They can be a single brand name. It can be a division of my company. जो मुझे लगता है अपने आप में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, वो मेरे लिए नॉर्मली कहलाएगा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो एक काम कीजिए, अंडर एसबीयू कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख के खत्म कर देते हैं। हालांकि इस पे डिटेल्ड डिस्कशन चैप्टर नंबर 7 के अंदर होगा, जहां पर आपको एसबीयू का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाएगा। दिस विल कम इन एक्सट्रीम डिटेल। ओनली इंट्रोडक्शन के लिए हम कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख रहे हैं। अंडर एसबीयू बुलेट पॉइंट नंबर 1, इट कैन बी a company's division. It can be a company's division, comma, product line, division, comma, product line, comma, a brand name, or collection of products, which has a separate mission and objectives, मतलब सर, ये एक इंडिविजुअल ब्रांड नेम भी हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, बट सर इसका अपना खुद का एक सेपरेट मिशन है, खुद के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब ये अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होल्ड करता है। ऑल्दो ये शायद कंपनी के ब्रांड नेम के अंडर ही आता है, बट सर ये अपने आप में भी इंडिविजुअली अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। तो हम शायद उस ब्रांड नेम को या उस पूरे प्रोडक्ट लाइन को या उन सारे प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली एक एसबीयू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसबीयू। ये दुनिया के लिए एसबीयू नहीं है, ये बेसिकली मेरे एनालिसिस के लिए एसबीयू है, ताकि मैं डिसीजन मेकिंग बेटर कर पाऊंगा। इसीलिए हम इसको एक वर्ड दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब बिजनेस यूनिट जिसके लिए स्ट्रैटेजिकली सेपरेट डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, सेपरेट प्लानिंग करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ एसबीयू? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2 अंडर एसबीयू ओनली। पॉइंट नंबर 2, एसबीयू has its own set of competitors. SBU has its own set of competitors, comma, it will need a separate manager. It will need a separate manager who will be responsible. It will need a separate manager who will be responsible for its strategic planning, etc. मतलब सर,
एसबीयू का अपना खुद का सेट ऑफ कॉम्पिटिटर रहेगा, खुद का मिशन स्टेटमेंट है, उसको अपना डेडिकेटेड एक बिजनेस हेड भी या मैनेजर भी अलग से लगेगा, जिसके लिए सेपरेटली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो सकता है। ये बेसिक मीनिंग ऑफ एसबीयू समझ में आया है क्या? मतलब एसबीयू ना मेरे एनालिसिस के लिए मैं बना रहा हूं, अदरवाइज बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई वॉन्ट टू मेक राइट डिसीजंस फॉर राइट प्रोडक्ट्स, सो आई वॉन्ट देम एनालाइज अच्छे से। दैट इज व्हाई आई वांट टू आइडेंटिफाई मेरे बिजनेस में अलग अलग एसबीयूज क्या है, ताकि मैं उनको अच्छे से एनालाइज करके इंडिविजुअली उनके लिए सही डिसीजन ले पाऊं। फॉर दैट पर्पस आई एम आइडेंटिफाइंग माय एसबीयूज, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। कैसे अप्लाई करेंगे? जस्ट वेट फॉर 15-20 मिनट्स। वंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स, विल गो टू अ बीसीजी मॉडल, जहां इसको ही अप्लाई करके आपको बताएंगे कि नॉर्मली क्यों एसबीयूज आइडेंटिफाई किए जाते हैं और किस तरीके से स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जा सकता है। बेसिक मीनिंग ऑफ एसबीयू क्लियर है क्या? इतना काफी अभी के लिए एक इंट्रोडक्शन था ये। अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अंडर कॉन्सेप्ट्स के अंदर पहला वाला था एसबीयू, राइट डाउन नंबर 2 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नंबर 2 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कल हमने डिस्कस डिटेल में नहीं किया था, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? चलो आज इसको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? ये बोलता है कोई भी एक प्रोडक्ट जो एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, इसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 अलग अलग फेजेस होते हैं, 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक होता है मेरे लिए इंट्रोडक्शन फेज, एक होता है ग्रोथ फेज, एक है मेरे लिए यू कैन से मैच्योरिटी फेज, एंड देन देयर विल बी अ डिक्लाइन और एजिंग फेज। ऐसे 4 अलग अलग फेजेस हैं आपके मॉड्यूल्स में। इट्स ऑन पेज नंबर 2.24 इफ यू वांट टू सी द डायग्राम। ओवरऑल 4 फेजेस एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर होते हैं। अभी आपको 4 अलग अलग फेजेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताने का ट्राई कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कोई एक नया प्रोडक्ट इंडस्ट्री में पहली बार लॉन्च हुआ है, जो आज तक हम कभी यूज नहीं करते थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, डोंट यू थिंक वो मेरे लिए पहले कौन से फेज में आएगा? इंट्रोडक्शन फेज में आएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन फेज में ही बहुत टाइम तक रहते हैं, जब तक कि लोगों में अवेयरनेस ना बिल्ड हो जाए, जब तक लोग श्योर ना हो जाए क्या वो एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी को या इस टाइप के प्रोडक्ट को एक्चुअली में डे टू डे बेसिस पे यूज करना चाहते हैं क्या। तो इंट्रोडक्शन फेज में सबसे ज्यादा अगर आप मुझे सोचेंगे तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड रहेंगे, हार्डली 1-2 प्लेयर रहेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट बना करके बेचना शुरू किया होगा आइडियली। फिर सर अगर 1-2 लोगों ने बना करके बेचना शुरू किया तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, मार्केट में डिमांड भी लिमिटेड रहेगा, तो उनका सेलिंग प्राइस भी कंपैरेटिवली हायर रहेगा, बिकॉज उनको अपना मार्जिन मेंटेन डिसेंट लेवल पे भी मेंटेन करने के लिए पूरा कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक मासेस में डिमांड क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो इंट्रोडक्शन फेज इज अ फेज जहां पर आप मार्केट में प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, डिमांड लिमिटेड है, अवेयरनेस बिल्ड किया जा रहा है, आपका शायद मार्जिन भी काफी लिमिटेड रहेगा बिकॉज आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। बट नॉर्मली लोग बोलते हैं दैट अगर एक कंपनी ने इंट्रोडक्शन फेज में टाइम स्पेंड किया है तो इससे उनका मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होता है। लादर एक वर्ड सुना होगा आपने, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Nowadays there is a more interesting term, it's called as last mover advantage. You know what is first mover and last mover? First mover is you are the first one in an industry to come up with a revolutionary idea. आप खुद पहली बार एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जैसा प्रोडक्ट कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया है। That's a first mover advantage. Like Book My Show was one of its kind. लाइक इट्स स्टिल देयर, छोटा छोटा प्लेयर्स एग्जिस्ट करता है। आज अपना पीवीआर का खुद का वेबसाइट से आप टिकट बुक कर सकता है, बट व्हेन बुक माई शो स्टार्टेड तब पीवीआर ने ऐसा सोचा भी नहीं था, तब आइनॉक्स ने ऐसा सोचा भी नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दे वर वन ऑफ द फर्स्ट एंट्रेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। रादर आपको पता है ना बुक माई शो का स्टार्टिंग फेज, वो लोग एक्चुअली फिजिकल टिकट्स डिलीवर करते थे। आप बुक ऑनलाइन करेंगे बट टिकट ऑनलाइन भेजने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ईमेल पे टिकट एक्सेप्टेबल नहीं था। अरे मूवी हॉल में एंट्री के लिए तो फिजिकल टिकट ही चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो फिजिकल टिकट्स कुरियर करते थे। इवन आईपीएल के पासेस अगर आपने परचेस किए तो आईपीएल का पासेस फिजिकल कुरियर होकर आता था आपके पास में। नाउ दिस अ क्यूआर कोड वर्जन एंड ऑल, अब हम बहुत आगे आ गए। बट ओरिजिनली शुरुआत ना, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस द कन्वेंशनल बिजनेस जैसे रन किया जाता है। बहुत सालों तक लॉसेस में भी थे। दे क्रिएटेड अ गुड मार्केट, लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट किया। पहले लोग बुक माई शो यूज करते थे सिर्फ मूवी का टाइमिंग दिखने के लिए, बुकिंग नहीं करते थे। समझ रहे हो मेरा बात? कि कौन सा मतलब शो कितने बजे अवेलेबल रहेगा वो देख के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पेपर देखने के बजाय एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास में। देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक्चुअली में मूवी हॉल तक जाना आना पेट्रोल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, इसके बजाय 20 रुपए 100 सर्विस चार्जेस दे दो।
You're understanding my point? So कन्वीनियंस फीस धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, ऑब्वियसली वो भी इवॉल्व हुए हैं. तो पॉइंट ये है, कभी कभी इंट्रोडक्शन फेज में जब कंपनीज बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इससे उनको एक ऐसा एज मिलता है, ऐसा एक मेच्योरिटी मिलता है, जिसकी वजह से जब वो ग्रोथ को हिट करते हैं, दे आर प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेयर्स, दे आर मोस्ट फेवर्ड प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो सकता है इंट्रोडक्शन फेज में 2 प्लेयर्स होंगे. जैसे आप ग्रोथ फेज में एंटर करोगे, व्हाट विल हैपन इन ग्रोथ phase? People are aware of the product, they want to buy, demand will increase. Similarly, competition will also increase. A lot of new players will start entering and start selling the same kind of product altogether. अब उनको क्या होगा, थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा इसलिए क्रिएट करना में इजी रहेगा बिकॉज उनको कॉस्ट खर्च नहीं करना है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. दे हैव टू जस्ट कम अप विद अ गुड प्रोडक्ट एंड सेल इन द मार्केट आइडियली. तो ग्रोथ फेज भी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग फेज है. एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ के बारे में व्हाट मॉड्यूल हैज टू से. लेट्स रीड. Come to your modules, page number 2.23. Are you there? देखो क्या बोलता है. PLC is a S-shaped curve जो represent करता है सेल्स का हमारा लेवल क्या होगा with respect to time फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मतलब स्टार्टिंग में सेल्स कितना रहेगा, धीरे धीरे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, फिर एक लेवल तक जाके पीक आउट हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. ऐसे वो 4 फेजेस में आपको आपका रेवेन्यू, आपका ग्रोथ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज, मार्क दिस वर्ड, इंट्रोडक्शन स्टेज. जहां पे कंपटीशन ऑलमोस्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. प्राइसेस रिलेटिवली क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे. मार्केट में डिमांड क्या रहेगा, बहुत लिमिटेड रहेगा. द ग्रोथ इन सेल्स विल बी एट अ लोअर रेट बिकॉज लोगों में लैक ऑफ नॉलेज रहेगा. पहले लोगों में मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेज इज अ टफ स्टेज. ओनली कंपनीज विच आर एक्सट्रीमली पावरफुल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके लिए इंट्रोडक्शन स्टेज बहुत ईजी होता है. फॉर अ न्यू प्लेयर इंट्रोडक्शन स्टेज कैन बी वेरी वेरी पेनफुल बिकॉज यू आर लूजिंग मनी ऑन अ डेली बेसिस. आपको स्टार्टिंग में ही लोगों को अवेयरनेस के अंदर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. पहला स्टेज आसान नहीं होता है. एक सेटल्ड कंपनी है वो ये काम आसानी से कर सकता है. इस स्टेज नंबर 1 क्लियर टू यू? आराम से पढ़िए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम लॉजिकल है, पढ़ेंगे आराम से समझ में आएगा. एक बार स्टेज 1 पढ़िए, देन विल गो टू स्टेज नंबर 2. डन. कम टू स्टेज नंबर 2. इज इट द ग्रोथ स्टेज? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज. यहां पे क्या होगा, डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ना शुरू होगा. प्राइसेस के अंदर ऑटोमेटिकली फॉल आएगा बिकॉज कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना शुरू करेंगे. बट इसका बड़ा रिस्क है, कंपटीशन भी बढ़ना शुरू होगा एंड मार्केट ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा. मतलब यहां पर कस्टमर को अब ये बताने का जरूरत नहीं है तूने फोन क्यों खरीदने का, कस्टमर को ये बताने का जरूरत नहीं है व्हाई यू नीड दिस प्रोडक्ट. दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. द ओनली थिंग इज कौन मुझे बेस्ट प्राइस के अंदर बेस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है. अब कंपटीशन लोगों के अंदर हो जाएगा डायरेक्टली. दिस इज माई स्टेज नंबर 2. दिस इज व्हेन lot of players try to enter. Rather, लोग यही करते हैं, find a product in the growth stage का starting and try to enter in that industry at that point of time. क्योंकि growth stage का जो starting point है, तब अगर आप enter करते हो तो आप growth stage को पूरा का पूरा exploit कर पाते हो. Otherwise, अगर growth stage almost maturity की तरफ जा रहा है, तब enter करने से फायदा नहीं होगा बिकॉज आपको कोई भी expansion का benefit बिल्कुल मिलने वाला नहीं है. Come to stage number 3. थर्ड स्टेज में maturity आ जाएगा. सिंपल है, अब मार्केट शेयर बढ़ाना बहुत मुश्किल है. अब सर डिमांड क्रिएट करना नया बहुत मुश्किल है. डिमांड का जो ग्रोथ रेट है दैट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन. देखो नंबर 3 क्या बोलता है. थर्ड फेज, कंपटीशन गेट्स टफ, market gets stabilized, profits will start coming down slowly because of extreme competition. बस आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो अगर आपका अच्छा मार्केट शेयर है. जस्ट कंटिन्यू कीजिए और आप नया कुछ नहीं कर सकते हो. लास्ट स्टेज आपको आराम से समझ में आएगा. रीड स्टेज 4, डिक्लाइन फेज है. कैन आई से रेवेन्यू ग्रोथ सब कुछ सिग्निफिकेंटली फॉल होना शुरू होगा एंड धीरे धीरे पीपल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर प्रोडक्ट और अ बेटर सर्विस. क्या चारों फेजेस एकदम लॉजिकल लगते हैं? बराबर है क्या नहीं है? एग्जाम में चारों में से किसी भी फेज के ऊपर स्टेज पे एमसीक्यू आ सकता है. दे विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेज और पूछेंगे ये कौन से स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडर पीएलसी. एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क क्वेश्चन. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. नाउ लिसन टू मी.
EIS में डायग्राम का कोई रेलेवेंस नहीं था, ऑडिट में डायग्राम का कोई रेलेवेंस नहीं था, SM में ICAI लाइक्स सीइंग डायग्राम इन द पेपर। बहुत जगह पे जहां पर इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा होगा, आपको थोड़ा सा उनको एक्चुअली एक आध बार बना करके रख लेना चाहिए। एग्जाम के अंदर अगर PLC पे क्वेश्चन आए, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो शायद प्रोबेबिलिटी है इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, यू मे एंड अप स्कोरिंग 4 and 5 इजीली, बिकॉज लिखने वाला हर कोई सेम ही चीज रहने वाला है। ICAI का थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कि आप डायग्राम्स जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आंसर में लिखें। इट्स गोइंग टू बी ओनली वेरी फ्यू एरियाज, जहां जहां होंगे आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, मोस्टली चैप्टर 2 में ही है। चैप्टर 2 हैज लॉट ऑफ मॉडल्स, मैट्रिक्स, तो वहां पर बहुत सारे डायग्राम्स रहेंगे जो आपको पता होने चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम श्योर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार। यस और नो? पक्का? डू यू अंडरस्टैंड PLC? नीचे आइए, एडवांटेजेस ऑफ PLC, बाजू में लिखिए रीड आफ्टर। यहां पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, रीड आफ्टर चैप्टर 4, 5 and 6। 4, 5, 6 की स्ट्रेटेजीज पढ़ने के बाद में आपको ये बेटर समझ में आएगा। वो आपको बताएगा व्हाट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, व्हाट इज एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, सब आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर 4, 5, 6 के अंदर। तब आपको ये PLC के एडवांटेजेस समझ में आएंगे। एडवांटेजेस अभी आप स्किप कर सकते हो। डायग्राम आपको समझ में आया, इन चारों स्टेजेस समझ में आए क्या? हाँ या ना? नोटबुक में जाइए, अंडर पॉइंट नंबर B, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क। अरे इतना आसान है ये डायग्राम बनाने का, ऑब्वियसली डायग्राम बनाने का, और मस्त चारों स्टेजेस। सर इट इज एस शेप्ड कर्व, जिसमें 4 चीजें आती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्सप्लेन करने का सिंपल सा चीज है। विल यू डू दिस होमवर्क गाइस? हाँ या ना? बोलो हाँ। परफेक्ट, लेट्स गो नेक्स्ट। लीव एटलीस्ट मेरे हिसाब से 15 एक लाइन डायग्राम में बनाना पड़ेगा ना तुमको। कोई इजी सा होमवर्क दे रहा है यार, आगे सब डिफिकल्ट में खुद पढ़ा रहा है तुमको। Write down number 3. So number 3 मतलब we are discussing important concepts. किसके अंदर? पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। पहला क्या था? What was the first concept? SBU आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर SBU प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में वो समझना पड़ेगा। फिर एक थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व। राइट डाउन पॉइंट नंबर C, एक्सपीरियंस कर्व। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? ये पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में आपने यार। लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व भी नहीं सुना तुम लोगों ने? एक कुछ भी फेंकते हुए यार। सुनो, मैंने एक चाय का टपरी शुरू किया। पहले दिन 10 चाय बनाया, धीरे धीरे 10 से 100 पे गया, 100 से धीरे धीरे 1000 चाय बनाना शुरू किया। डू यू थिंक जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस गेन होगा, आई विल अचीव द बेस्ट इनपुट आउटपुट रेशो? That means with more time you spend, more products you manufacture over a period of time, company tries to reach a level where they have the best efficiency. That means they have the best input output ratio, मतलब कम से कम इनपुट में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट अचीव करने का आप ट्राई करते हो। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व। दैट मीन्स एक कंपनी ने एक बिजनेस में ऑलरेडी कितना टाइम स्पेंड किया है। नाउ इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, or it can also be measured in terms of number of products you have manufactured. Like for example, we say Maruti has put X million cars on Indian soil. So we can say that's their experience कि उन्होंने इतना सारा प्रोडक्ट बना करके ऑलरेडी एक इंडियन, यू नो, यू कैन से इंडिया जैसे कंट्री के अंदर उन्होंने मार्केट में बेच दिया है। तो आपका एक्सपीरियंस कब रिप्रेजेंट करता है, आप कितने टाइम से हो, आप ऑलरेडी किस स्केल पे काम कर रहे हो। और उनका कहने का मतलब है जैसे जैसे आप टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं एक इंडस्ट्री में, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट बना करके लोगों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग उतना ही इंप्रूव होगा। एंड आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में आपका एफिशिएंसी उतना इंप्रूव होगा। यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे कम से कम कॉस्ट के अंदर बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। यू कैन नॉट अचीव कॉस्ट लीडरशिप ऑन डे वन। यू कैनॉट से आई एम द कॉस्ट लीडर इन द इंडस्ट्री, पहला ही साल में प्रोडक्ट लॉन्च किया, आई विल बिकम द कॉस्ट लीडर। इट इज रेयर, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। ओनली जियो कैन डू दिस। See, because you have a very strong balance sheet, you're understanding my point. You are not new to the business, you are new to an industry specifically. But otherwise, तुम already businesses के अंदर बहुत सालों से है, तुम्हारे पास resources का almost unlimited access है। मतलब bottom line, normal organizations के लिए day one पे cost leadership achieve करना impossible है। Cost leadership का मतलब होता है इस पूरे industry में
आई एम दैट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर, आई एम दैट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जिसका खुद का जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम है, मतलब इससे कम कॉस्ट किसी का भी नहीं होगा पूरे इंडस्ट्री में, ये डे वन पे अचीव नहीं होता है। इसको अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस कर्व लगता है, विच इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व। दैट मीन्स मोर टाइम यू स्पेंड, मोर यू प्रैक्टिस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बिजनेस, धीरे धीरे आपका एफिशिएंसी बेस्ट पॉसिबल लेवल तक पहुंचता है। इसके लिए दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो आपने अचीव किया मतलब आपका एक्सपीरियंस कर्व अर्न हो गया, मतलब बॉटम लाइन आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया। पहले थोड़ा डिस्कस कीजिए मेरे साथ में। लिटरली यहां पे एक ही सेंटेंस लॉजिकल है, बहुत सारा चीज लिखा है स्ट्रेच करके, बट एक्चुअली में रेलेवेंट कंटेंट जो है पहले आपको एक दो पॉइंट में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोलता है सर, दिस कॉन्सेप्ट इज अकीन टू मतलब सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व, जो एक्सप्लेन करता है कि आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा अगर आप रिपीटेटिवली सेम काम करते जाएंगे, मतलब अगर आप सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम रिपीट करते जाएंगे तो ओवरऑल आपका एफिशिएंसी अप टू अ सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एफिशिएंसी परमानेंटली बढ़ते जाएगा, एक लेवल तक बढ़ेगा। यू विल रीच अ लेवल जब आप बेस्ट इनपुट आउटपुट रेशो अचीव कर चुके हैं, इसके बाद में एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं, मोनोटोनस होने की वजह से शायद खराब हो सकता है आइडियली। इन रियलिटी दैट्स व्हाट इकोनॉमिक्स सेज, ये आपको पता होगा। I'm sure you understand this. It's just a fancy term given to you from a business point of view. It's called as experience curve. देखो, it is based on a commonly observed phenomenon कि आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होता है जैसे जैसे फर्म अक्यूमुलेट करता है। क्या चीज? एक्सपीरियंस। सो वी लर्न एज वी ग्रो। बॉटम लाइन, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप टू सम एक्सटेंट कम होते जाएगा। हालांकि इन रियल लाइफ देखो, देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। जरूरी नहीं है आप हम जो थियोरेटिकली बोलते हैं कि यार आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरते जाएगा अगर आपका स्केल बढ़ते जाएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट पढ़ाया होगा आपको, कॉस्टिंग में पढ़ाया है ना पक्का? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल सब समझाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब पता है आपको आइडियली, बराबर है ना पक्का? बट these factors may not always be true. Certain times हो सकता है कि हमारा कैपेसिटी बहुत लिमिटेड रहेगा और जैसे लिमिटेड कैपेसिटी हमने ब्रीच किया, इमीडिएटली हमको नया एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, तो कह रहा है इसे मेरा पर यूनिट कॉस्ट वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बराबर, ये इकोनॉमिक्स में भी होगा, कॉस्टिंग में भी रहेगा, सब आप पढ़ के आए हो। कैन आई अज्यूम दैट दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व, कि जैसे जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का स्केल बढ़ेगा, आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट अप टू सम एक्सटेंट कम होते जाएगा, तो आपका मार्जिन्स एनहेंस होते जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं ये भी सोचूंगा मेरा कौन सा एसबीयू में हमारा एक्सपीरियंस कर्व के टर्म्स के अंदर हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं, कहां पर हम एक्सपीरियंस के टर्म्स के अंदर बहुत एमेच्योर है कंपैरेटिवली, कहां हम कंपैरेटिवली मैच्योर्ड हैं। इसके बेसिस पे भी आपका स्ट्रेटजी डिपेंडेंट रहेगा। ये आपको बस अलग अलग चीजें, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझा रहा है। क्या थोड़ा बात समझ में आया? अंडर एक्सपीरियंस कर्व राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। अंडर एक्सपीरियंस कर्व राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। Experience curve is similar to learning curve. Experience curve is similar to learning curve, which explains similar to learning curve, which explains that efficiency increases for the workers. Efficiency increases for the workers through repetitive productive work. Increases for workers through repetitive productive work. Point number 2, in other words, entities per unit cost, entities per unit cost will decline as firm accumulates experience, as firm accumulates experience in terms of, as firm accumulates experience in terms of volume, in terms of volume. Point number C,
economies of scale, economies of scale, comma, technological improvements, economies of scale, comma, technological improvements, comma, product redesign are certain factors, product redesign are certain factors which contributes to experience curve, are certain factors which contributes to experience curve. मतलब जब आप बिजनेस शुरू करते हैं आपका ऑब्वियसली स्केल वॉल्यूम लिमिटेड रहेगा, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा, साथ साथ में आपको लगेगा प्रोडक्ट का डिजाइन एलिमेंट भी अगर हमने इंप्रूव किया तो शायद हमारा और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एनहांस हो जाएगा, या प्रोडक्ट का यूटिलिटी एनहांस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज होते रहेगा, जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते जाएगा, तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस को ऐड करते जाएगी और आपके ओवरऑल मार्जिन को एनहांस करते जाएगी. मतलब it's a company how slowly they learn. Like, okay, yesterday I gave you the example of Ray-Ban. Recently Ray-Ban launched a new concept, Ray-Ban Reverse. तो ग्लासेस है ना, वो अभी तक ऐसे हुआ करते थे, उन्होंने भी इस बार ग्लासेस को ऐसा कर दिया. मतलब इट्स लाइक दिस, कॉनकेव कॉन्वेक्स सुना है क्या? ग्लासेस अलग अलग आइडियली, उन्होंने अलग टाइप के ग्लासेस का यूज करना शुरू किया है. डिजाइन आर सेम, नथिंग एल्स इज डिफरेंट, बट व्हेन यू वेयर इट द वर्ल्ड लुक्स डिफरेंट, फील्स डिफरेंट. यही बात है, मेरा बात मानते नहीं हो यार. मतलब अभी तुमको उसके लिए तो आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट इन दिस. ये देखो, ये ग्लास दिख रहा है क्या? द ग्लास इज लाइक दिस टाइम, अदरवाइज नॉर्मली इट इज लाइक दिस. इसने उल्टा कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा. एंड आई ट्राइड इट एंड आई, थोड़ा सा इंसान को वियर्ड लगेगा बिकॉज नॉर्मली अपने को जो देखने का आदत है वो वैसे नहीं दिखता है उसके अंदर, थोड़ा सा द विजन गेट्स लिटिल बिट ब्लर्ड, बट इट्स ऑल अबाउट गेटिंग यूज्ड टू इट. सो वी आर यूज्ड टू वेयरिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्लासेस. डू यू गेट माय पॉइंट? सडनली आप ये पहनेंगे तो एक बार आपको वियर्ड लगेगा, बट देन आप सोचो ना, मेरे पास में नया कुछ करने को बचा क्या है? मैं सेम गन ग्लासेस सेम तरीके से इतने सालों से बेच रहा है जिंदगी में, क्या अलग करेगा? देखो तुम सोचो ना, तुम में से कितने लोग स्पेक्स पहनते हो? कितने लोग स्पेक्स पहनते हो? हाँ, तुमने जिंदगी में देखा होगा ना, फ्रेमलेस वाला आ गया था, फिर विथ फ्रेम आ गया, वो फ्रेम को मोटा बना दिया, पतला बना दिया, सब कर दिया उन्होंने. समझ लो मेरे बात, गोला कर दिया, स्क्वायर बना दिया, ऐसा बस ऐसा हार्ट शेप बनाना बाकी रह गया है. क्या पता वो भी आता होगा, वो भी आता होगा कुछ ना कुछ. मतलब whatever was left, they've done everything. Do you get my point? But just imagine, as a company, मैं सोच रहा हूँ मैं नया क्या करेगा. मतलब मेरे पास में वो जो था ना एक्सपीरियंस का, मैं उसके अंदर नेगेटिव में जा रहा है अभी, कि मेरे पास में सेम चीज बनाने का इतना एक्सपीरियंस हो गया अभी. व्हाट डू आई डू विद दिस? सो दे हैव टू कीप कमिंग विद समथिंग न्यू, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक इट्स अ डिफरेंट टेक. द कंपनी इवन आफ्टर इयर्स ऑफ लेगेसी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू. दैट इज, क्योंकि उसको डर ही नहीं है ना. उसको क्या लग रहा है, अगर आदमी को ये पसंद नहीं आएगा, नॉर्मल वाला तो खरीद के वैसे भी चले जाएगा यार, उसको रेबन खरीदे और रेबन ही खरीदेगा ना. तो रादर इनके लिए अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत आसान है. They're not scared of falling. Do you get my point? Rather, they are just thinking, let's do something new. कुछ अलग try करते हैं. If it works, it works. If it doesn't work, it's okay. There will be new collection again. समझ रहे हैं? इसको हमने रिवर्स कलेक्शन बोला है, बट जस्ट थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और एक्चुअली में डू वन थिंग, तुम एक काम करना, मैं तुमको एक एग्जांपल बोलता हूँ, तुमको ट्राई करने का ना. कोई भी मॉल के अंदर सनग्लासेस हट रहता है, एक फेमस चेन है. डू यू गेट माय? नॉर्मली रेबन इज वन ऑफ देयर कोर ब्रांड्स जहां पे वो सेलिंग करते हैं आइडियली. वहां जाकर के आप दोनों ट्राई करो और आप एक्चुअली में देखना, आपको विजन में डिफरेंस फील होगा, एकदम डिफरेंस फील होगा. मतलब वियर्ड लगेगा आफ्टर वेयरिंग दिस, इट विल बी वियर्ड, बट अब आजकल यही है ना, समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल, पीपल डोंट लाइक इट. पीपल लाइक रणवीर सिंह, राइट? So in simple terms, I need something which is different. You understand my point? Like for example, earlier people used to go to airport. Now people go to airport with looks, with lot of photographers and cameras, blah 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 blah. और पता है कि उन लोग का इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पे भी आ रहा है. आजकल जैसे कपड़े पहनते हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे आपको जनरल पब्लिक को वैसे कपड़े पहन के आता है, ऐसा लगता है कि मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं उसके क्लोज है. समझ रहे हैं मेरा बात? सो पीपल बिलीव देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एयरपोर्ट लुक नाउ इट इज. मतलब ऐसा तो क्या कॉन्सेप्ट है, कोई था क्या एयरपोर्ट पे? मतलब क्या लुक है, समझ रहे? एयरपोर्ट जाके बैठने का 2.5 घंटे का प्रोसेस है, फ्लाइट से उतरने का मतलब
4 घंटा यूजलेस टाइम है. डू यू गेट माई पॉइंट? आदमी के लिए ये टाइम हुआ करता नहीं नहीं, नाउ तो आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट. For us it is still same, and I hope it is same, and it should remain same. But how people try to change things, I'm just trying to say, because they have to keep creating something new. Otherwise लोगों में fascination कैसे रहेगा? I hope you understand this. So ये मेरे हिसाब से it's a very interesting take जो रेबेन ने लिया है. आइडियली उन्होंने फिर मल्टीपल कैटेगरीज के कलेक्शन तो बना के रखे, आपको मालूम ही रहेगा. वेफेयरर्स क्या होते हैं, एविएटर्स, यही है, बस हो गया. ठीक है, अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, आप वापस आ जाइए. यू कम बैक टू एक्सपीरियंस कर्व. आपको एक्सपीरियंस कर्व का मतलब समझ में आया क्या? पक्का? 3 पॉइंट लिख दिया है इंट्रोडक्शन के लिए, काफी है. दिस मार्क्स द एंड ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. एक बार नोटबुक में आपने जो लिखा है पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ लीजिए. अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज में एंटर करेंगे फॉर चैप्टर 2 नाउ. इन इंपॉर्टेंट स्टेज वी आर गोइंग टू एंटर नाउ आफ्टर दिस. सर जो इंट्रोडक्शन फेज में रहेगा उसको शुरू से ही एसबीयू बोल सकते हैं क्या? स्टेज का एसबीयू से कोई रिलेशनशिप नहीं है. एसबीयू अलग कॉन्सेप्ट है बेटा. फिर एसबीयू कौन से स्टेज में है? इट कैन मीन एनी स्टेज, इट कैन मीन इंट्रोडक्शन फेज, मैच्योरिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एसबीयू इज अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड नेम जिसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो है सकता है. इट इज समथिंग दैट इट कैन सेल ऑन इट्स ओन. इफ दैट इज द केस देन इट इज एन एसबीयू, दैट इज इट. और वो एसबीयू किसी भी फेज में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो आगे बढ़े. ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली. पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए जो दुनिया के लीडिंग कंसल्टिंग फर्म्स हैं उन्होंने एक जनरल मैट्रिक्स बना करके लोगों को दिया कि अगर आप कंसल्टिंग फर्म को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो खुद से भी तो कंसल्टिंग प्रैक्टिस अप्लाई कर सकते हैं थ्रू अ डिपार्टमेंट. तो उन्होंने आपको कुछ मॉडल्स या मैट्रिक्स बना के दिए हैं. फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गिवन बाय बीसीजी, दैट इज कॉल्ड एज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. बीसीजी क्या बोलता है? डू वन थिंग, कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 2.26. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. मतलब अगर एक इंसान ने 10 साल पहले एसएम का एग्जाम लिखा, उसको आज भी तुम पूछोगे तो उसको एसएम में एक ही याद रहेगा, वो बीसीजी मैट्रिक्स याद रहेगा. क्योंकि बीसीजी ने मैट्रिक्स के लिए ऐसे वर्ड्स चूज किए हैं कि इंसान कभी नहीं भूलता है. कम टू द बॉक्स. इट्स अ बीसीजी मैट्रिक्स. कैन यू लुक एट द डब्बा वंस? स्पेंड 1 मिनट. क्या लगता है आपको डब्बा में क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तेरा मुझे टेंशन आ रहा है, काउ ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो टेंशन मत लो तुम. Anyone who can explain me what this model says? अगर आपको सिर्फ ये बॉक्स देखने के लिए मिले, तुम्हारे हिसाब से क्या बोलता है ये बॉक्स? लेट्स थिंक. क्या लगता है आपको? सोच सकते हो क्या? रियलिटी में ऐसे ही होगा. जब जिंदगी में अगर मास्टर्स पढ़ने के लिए जाओगे, वो कौन से बाद में बताएंगे तुमको, सिर्फ एक बॉक्स या डायग्राम दे देंगे सामने. यू हैव टू थिंक अबाउट योर इंटरप्रिटेशन फर्स्ट. एनीवन? बोल क्या है? इट इज अ स्वॉट एनालिसिस फॉर व्हाट? फॉर दी एसबीयू. मतलब फॉर एग्जांपल, कैन यू टेल मी, एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ स्टार? प्रॉफिटेबल है. ओके.
ग्रोथ उतने नहीं है। अवॉइड इट कंप्लीटली। ओके या ओके। So is it a comparison between companies or it is a comparison for a company for their different products? For a company for different products, okay. Perfect. बराबर अप्रोच सही है तुम्हारा, एकदम सही। देखो यही है, ये क्या बोलता है, आपके पास में एज अ बिजनेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज फॉर विच प्रोडक्ट व्हाट स्ट्रेटजी इज राइट। तो इन्होंने क्या बोला, हम आपको पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए एक टूल देते हैं। अब सबसे पहले अपने बिजनेस को अलग अलग एसबीयूज में डिवाइड कर लो। किसमें डिवाइड कर लो, अलग अलग एसबीयूज। आई से वी हैव 5 एसबीयूज, एसबीयू 1 2 3 4 5। एसबीयू क्या होता है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया है सर, इट कैन बी इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इट कैन बी इंडिविजुअल ब्रांड नेम, कैन ऐसे अलग अलग एसबीयूज बना लेंगे हम लोग। हमारा अलग अलग एसबीयू बनाने के बाद अब ये बोलता है हर एसबीयू के बारे में सोचो। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किए और उस फैक्टर के हिसाब से सोचने के लिए बोला है। एक है मार्केट शेयर, दूसरा है मार्केट ग्रोथ रेट। मतलब आज की तारीख में आपके इस एसबीयू का ओवरऑल मार्केट में शेयर कितना है, प्लस उस इंडस्ट्री में कितना परसेंट का ग्रोथ आपको आज देखने को मिल रहा है। मतलब कंसिडर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन इज कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मार्केट में ग्रोथ कितना है। अगर आपको लगता है आपका एक इंडस्ट्री में मार्केट शेयर फिनोमिनल है, सबसे ज्यादा है, एंड उस इंडस्ट्री में ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, मतलब सर आपका ये वो एसबीयू है जहां पर मार्केट शेयर भी स्ट्रांग है आपका एंड मार्केट में ग्रोथ रेट भी अच्छा है, यू विल क्लासिफाई दैट एज अ स्टार कैटेगरी एसबीयू। मतलब आपके 4 एसबीयूज को कैटेगरीज दे दिया है। मतलब यू विल टॉक लाइक दिस, आउट ऑफ 5 एसबीयूज हाउ मेनी स्टार्स आई हैव, how many cash cows I have, how many dogs I have, and how many question marks I have। मतलब बेसिकली 4 कैटेगरी ऑफ एसबीयूज दिया है, बट कैटेगराइज करने के लिए 2 फैक्टर्स क्या दिया है, मार्केट शेयर कितना है एंड मार्केट के अंदर ग्रोथ कितना है। दैट इज वाई दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। कि यहां पर आप मार्केट में ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर को बेस रखते हुए अपने एसबीयूज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। 4 कैटेगरीज में एक कैटेगरी है स्टार, दूसरा है कैश काउ, तीसरा है क्वेश्चन मार्क एंड चौथा है डॉग। हर कैटेगरी क्या है, हर कैटेगरी के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी सही होगा, सब वो आपको एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा सा एक आपको समझ में आ रहा है कि द डायग्राम्स आर डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट इफ वी स्पेंड सम टाइम वी अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर अप्रोच। ये एक टूल है पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए। थोड़ा बात समझ में आया है क्या? थोड़ा डिस्कशन डिटेल में शुरू करें अभी एक एक करके। अरे शुरुआत करें क्या? चलो लेट्स स्टार्ट विद बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को हम दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। एक काम कीजिए, नोटबुक्स निकालिए, डिस्कशन करते जाएंगे, अंडरस्टैंड करते जाएंगे एंड पूरा मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे। नोटबुक्स गिवन एक सेटिंग, बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स। BCG is the name of a firm. Just FYI, if you don't know, I'm just telling you. Boston Consulting Group, one of the leading consulting firms in the world. हालांकि हमेशा जैसे आपके बिग 4 में लड़ाई होती रहती है कौन सा वाला नंबर 1 पे है, EY, PW, Deloitte, KPMG। Do you get my point? आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कौन नंबर 1 पे। ऑनेस्टली इट्स वेरी टफ। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आप बोलेंगे तो शायद ग्लोबल लेवल के ऊपर Deloitte एंड EY के अंदर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहेगा ग्लोबल लेवल पे, बट आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों का सब बिजनेस जो है, ऑडिट बिजनेस अलग है, कंसल्टिंग बिजनेस अलग है, एडवाइजरी अलग है। डेलॉइट को एज मिलता है बिकॉज ऑफ कंसल्टिंग बिजनेस, वो काफी बड़ा है उनका। ईवाई को एज मिलता है बिकॉज ऑफ एडवाइजरी एंड ऑडिटिंग। इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एडवाइजरी उनका प्रेजेंस काफी अच्छा है। तो ग्लोबली आप कंपैरिजन करोगे तो शायद आपको ऊपर नीचे मिलेगा, बट इन जनरल दे ऑल आर कॉल्ड एज बिग 4। कंसल्टिंग में सिमिलरली कॉम्पिटिशन 2 फर्म्स के बीच में है। कैन यू टेल मी द नेम्स? बीसीजी एंड दूसरा है मैकेंजी। ब्रांड वैल्यू में मैकेंजी इज ऑलवेज हायर, ब्रांड वैल्यू में मैकेंजी इज ऑलवेज हायर, बट बीसीजी ऑलवेज डज समथिंग और द अदर फैंसी बाय विच दे आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट।
सो बीसीजी हमेशा लाइमलाइट में रहता है, हमेशा ऐसा फैंसी ट्रिक पिक करेगा, कुछ तो ऐसा करते जाएगा कि लोग बीसीजी का नाम पता रखेंगे, बट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस, कंसल्टिंग को पैसा कौन देने वाला है? बिजनेस पैसा देने वाला है। तो बिजनेस जब दोनों फर्म्स को इवैल्यूएट करता है, नॉर्मली हायर ब्रांड वैल्यू मैकेंजी का है, इसीलिए मैकेंजी कम सैलरी देता है। वो बोलता है मेरा ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, इधर सैलरी कम है पर मेरा वैल्यू तेरे को ज्यादा मिल रहा है। बीसीजी ऑलवेज हैज टू पे मोर बिकॉज वैल्यू इज कंपेरेटिवली लेसर देन मैकेंजी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली इस तरीके से कंपैरिजन होता है। जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपसे क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहा है। बीसीजी विल ऑफर यू मोर, देन देयर इज अ थर्ड कंपनी, बेन एंड कंपनी, वो आपको और ज्यादा ऑफर करेगा, इन दोनों से ज्यादा पैसा, क्योंकि उसका वैल्यू इन दोनों से कम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। द कंपनी विच हैज अ लोअर वैल्यू विल एक्चुअली पे यू मोर, रिमेंबर दैट। The company which has a very high value will not give you a lot of money unless you create something for them which no one else could. Then they will give you a huge amount of money, obviously. I hope you understand the difference. That's the thought. Because consulting में it's about what value you are bringing on the table. तुम as a individual क्या experience लेके आ रहे हो, मेरे लिए वो important है. Consulting में compliances नहीं होता. Consulting is all about your experience, all about your knowledge, and plus it's also about your presence of mind. Sometimes I may have a limited knowledge, but if my presence of mind is good, I know in this situation, I know a person A who can tell me what is the best idea. So I should know people in a network. मेरा network भी equally important है. Sometimes you get rewarded in consulting business purely because of your network. I'll give a name of a person. It's not consulting, but let's say a person who is a very big shot right now. Pune, EY office was started by a person X. He came from Delhi, started a EY office in Pune. EY का ऑफिस उन्होंने शुरू किया पुणे में आकर के, समझ रहे हो क्या मेरा बात? एंड देन ऑडिटिंग प्रैक्टिस बिल्ड करना शुरू किया, एडवाइजरी बिल्ड होना शुरू हुआ, टैक्स बिल्ड होना शुरू हुआ. इट रीच अ लेवल वेयर द एंटायर पुणे ऑफिस वाज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय दिस पर्सन. आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर बिग फोर का एक पूरा का पूरा सिटी का ऑफिस. Do you get my point? And then he started contributing to other businesses also. Other, मतलब अपना बॉम्बे business के लिए, चेन्नई business के लिए, बैंगलोर business के लिए. Then he became eventually a India head now. So a person just started as a manager, senior manager, came to a new city, created a new business. Normally आप कितना मेरे लिए और नया पैसा लेकर के आते हो, इससे आपका वैल्यूएशन होता है. आप बहुत नॉलेजेबल रहेगा, आप अपना काम बहुत बढ़िया से कर सकते हो. You will stick to that position. बट आप नया बिजनेस में ग्रोथ कितना कर सकते हो, उससे आपको नया पैसा मिलता है आइडियली. दैट इज समथिंग. सो योर लीडरशिप क्वालिटीज, यू बिकम अ पार्टनर, बट यू बिकम अ पार्टनर फॉर EY पुणे ऑफिस, बट यू आर स्टिल जस्ट फॉर वन ब्रांच. यू आर नॉट द पार्टनर फॉर EY. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? देयर इज अ डिफरेंस. व्हेन यू से द पार्टनर फॉर EY, मतलब EY इंडिया के लिए पार्टनर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो व्हेन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पुनीत रंजन, द Deloitte CEO, the Deloitte CEO, that means I'm saying Deloitte Global ka CEO, like that is not an easy path, that is the toughest possible path, and it's tough because आप इतने सारे, if I'm not wrong, a नया CEO के लिए वोटिंग करने के लिए Deloitte ने अपने सारे US के पार्टनर्स को एक पर्टिकुलर सिटी में बुलाया था. अभी कुछ महीने पहले का बात था, समझ रहे हो मेरा बात? एंड दे सेड दैट द एंटायर सिटी and it has more than 7,000 partners. Are you understanding my point? 7,000 के ऊपर लोग, सारे के सारे partners are flying to only one city. All the hotels are booked by Deloitte. Are you understanding? Like उस city के अंदर जो डाउनटाउन का जो एरिया है, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी होटल है, and they said it is, do you know that companies have a policy that your, अगर Deloitte का मैं बोलता हूँ बोर्ड के अंदर 5 या 7 लोग आते हैं, they all cannot travel in the same flight. You know such rules, right? Because if they all fly in the same flight and God, let's say if there is a problem, do you get my point? The entire board goes down. So it cannot allow. So ideally उनका फ्लाइट का बुकिंग, उनका होटल का स्टे इस तरीके से बाइफरकेटेड रहता है, पार्टनरशिप्स को ऐसे डिवाइड करके रखते हैं. ये पॉलिसीज होते हैं. क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करके रखा, बेसिकली हम डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं बना रहे हैं. समझ रहे हो मेरा बात? हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को स्किप कर रहे हैं आइडियली, कि अगर बिजनेस कंटिन्यू कैसे करें अगर हमारा लीडरशिप डूब जाएगा पूरा का पूरा. तो ऐसा लोग बोल रहे थे कि पूरा का पूरा जो Deloitte का पार्टनर था वो एक ही सिटी के अंदर था. अगर उस सिटी को कुछ हुआ होता तो एक पूरा कंपनी उड़ जाता. बिकॉज ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री आर इन जस्ट वन प्लेस ऑल टुगेदर. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट उन्होंने स्केल इतना बिल्ड किया है. अब आपका पार्टनरशिप का परसेंटेज बहुत छोटा होगा एट अ US लेवल. डू यू गेट माई पॉइंट? बिकॉज 7,000 पार्टनर्स है. कितने अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स बनते हैं. मैं बोल रहा हूं उनके जो इंडिया ऑफिस है उसके अंदर कम से कम 30 के ऊपर फर्म्स है. सो हर फर्म्स के अंदर हर बिजनेस का डिवीजन होता है. व्हेन यू बिकम अ पार्टनर, डोंट थिंक आई बिकम अ पार्टनर. यू आर अ पार्टनर फॉर वन फर्म.
उस एक फर्म में कितना रेवेन्यू पार्क हो रहा है उस पर इंपॉर्टेंट है, और उसमें मेजर रेवेन्यू तुम ही लेके आएगा, तभी तुमको वापस पार्टनरशिप का शेयर मिलेगा. दे विल नॉट गिव यू अ शेयर ऑफ व्हाट दे हैव क्रिएटेड, दे विल गिव यू अ शेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट. I can just give you a designation. Do you get my point? You take home what you create. You don't take home what I created. That is always going to be mine. Remember this. तो पार्टनरशिप के अंदर भी ना ऐसे कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी. तो पार्टनर तो है, पर कौन सी कैटेगरी का पार्टनर है? बिकॉज हायर द कैटेगरी, इट्स अ नेटवर्क लेवल मैनेजमेंट. बिकॉज इफ आई एम अ पार्टनर ऑफ लेट्स से बी कैटेगरी, मेरे अंडर कम से कम 16 नेटवर्क फर्म्स रहेगी, उन सबके रेवेन्यू का पार्टनरशिप शेयर मेरे को मिलेगा. So, कितने फर्म्स का शेयर मिलता है becomes a bigger question. So, I'm just trying to say, just when you become a partner, it's just the starting point of a new career. I hope you're understanding this. हम खुश हो जाते हैं पार्टनर. मैं तुमको ये समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होता जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है, और उधर नहीं बोल सकते कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, कोई रेलेवेंस नहीं होता है उसका. वो बोलेगा हमारे अलग लेवल से. विल डिफाइन दिस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एनीवे, जाने दीजिए, बीसीजी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. आइए नोटबुक के अंदर टॉप फर्म्स आपके लिए बीसीजी हो गया, मैकेंजी हो गया, बेन एंड कंपनी हो गया. दे वेरी वेरी फेमस, जो सबसे फेमस हो गया आइडियली. देन नंबर 4, 5, 6 में डेलॉयट कंसल्टिंग आ गया, ईवाई कंसल्टिंग आ गया, फिर वो बिग फोर्स वापस आ जाएंगे आपके. बट कंसल्टिंग में जो मेन नाम से वो बीसीजी, मैकेंजी है ग्लोबली. अभी के लिए नोटबुक्स में जाइए, अंडर बीसीजी मैट्रिक्स राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it is also called as growth share matrix. It is also called as growth share matrix. Growth share matrix. Full stop, continue. BCG matrix uses following factors for the purpose of portfolio analysis. Following factors for the purpose of portfolio analysis. Bullet point number 1. Vertical axis represents market growth rate. Vertical axis represents market growth rate. ब्रैकेट्स में लिखो, इट इज अ मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस. इट इज अ मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस. फैक्टर मार्केट ग्रोथ रेट है, बट इट इज अ टूल टू मेजर हाउ अट्रैक्टिव इज अ मार्केट. सिंपल है ना. मैं बोलता हूं एक इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट 15% के ऊपर है, दूसरे इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट 70% के ऊपर है, सो ऑब्वियसली 70% वाला विल साउंड मोर अट्रैक्टिव. It's simple. So basically, growth rate is a tool. How am I evaluating which industry or which market is more attractive? So vertical axis represent करता है market growth rate को. Market growth rate के brackets में लिखा, it's a measurement tool for market attractiveness. Bullet point number 2. Horizontal axis represents. Bullet point number 2. Horizontal axis represents relative market share. Represents relative market share. And market share के brackets में लिखिए, relative market share brackets में लिखिए, it is a measure of company's strength. It is a measure of company's strength. मतलब फैक्टर दो ही है, कौन कौन सा? ग्रोथ शेयर, मतलब मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. दीज आर टू फैक्टर्स. बट ये फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको ब्रैकेट्स में लिखवा के दिया है. देखो सिंपल चीज है. व्हेन आई से मार्केट में ग्रोथ अच्छा है, मतलब मार्केट अट्रैक्टिव है, अ न्यू प्लेयर वुड वांट टू एंटर. व्हेन आई से मार्केट शेयर अच्छा है, मतलब एक कंपनी का पोजीशन अच्छा है. मार्केट शेयर वीक है, मतलब कंपनी का पोजीशन क्या है? वीक है. मतलब सर ये दोनों फैक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको वो भी समझाया. हम क्या पढ़ रहे हैं? बीसीजी का पोर्टफोलियो को एनालाइज करने का मैकेनिज्म. इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. इसमें दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है मार्केट में ग्रोथ कितना है, दूसरा आपका मार्केट में शेयर कितना है. क्या आपको इतना बेसिक मीनिंग समझा क्या? हाँ या ना? पक्का? अब एक काम कीजिए,
पहले डिस्कस करते हैं, बीसीजी ने अपने टूल के अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एसबीयू क्या दिए हैं। पहला है स्टार, दूसरा है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है कैश काउ एंड द फोर्थ वन इज डॉग। 4 कैटेगरीज ऑफ एसबीयू, मतलब जब आप अपने बिजनेस में एसबीयू को ढूंढेंगे, वो एसबीयू मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ के रेस्पेक्टिव टर्म्स के अंदर डिसाइड करेंगे। स्टार है, कैश काउ है, डॉग है, या मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आई हैव टू डिटरमाइन दिस। ये डिसीजन के लिए मेरे को इंडिविजुअली हर कैटेगरी ऑफ एसबीयू का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। कैन वी गेट स्टार्टेड? लुक एट द बॉक्स। इफ आई लुक एट द स्टार्स, डोंट यू थिंक यहां पर मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है एंड मार्केट में ग्रोथ रेट भी बेस्ट है? कैन आई से ये बेस्ट पॉसिबल पोजीशन रहेगा एक कंपनी के लिए? अरे हाँ या ना? मतलब सर यहां पर आपका मार्केट शेयर भी स्ट्रांग है, मार्केट में ग्रोथ रेट भी अच्छा है। डोंट यू थिंक स्टार्स यू नीड टू बी रियली कॉशियस एंड और पैसा इन्वेस्ट करते जाओ और ये पोजीशन को होल्ड करते जाऊंगा मैं कि यार मैं ऑलरेडी अच्छा मार्केट शेयर अर्न कर चुका हूं, मेरा मार्केट में ग्रोथ रेट भी बढ़िया है आइडियली, समझ रहे हो मेरा बात? तो आई वुड वांट टू कंटिन्यू दिस पोजीशन। आई वुड वांट, हम ऑलरेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और मैं ये सेम पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहूंगा, सस्टेन करना चाहूंगा। दैट रिप्रेजेंट्स माई वर्ड स्टार। लुक एट द सेकेंड कैटेगरी, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। ढंग से दिमाग लगाना। क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आपका मार्केट शेयर क्या है? लो है, बट क्या मार्केट में ग्रोथ रेट अच्छा है क्या? मतलब देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट मेरे पास में मार्केट शेयर क्या है? कम है। डोंट यू थिंक हर बिजनेस चाहेगा अपने क्वेश्चन मार्क को स्टार में कन्वर्ट करना? मतलब आई वुड वांट टू पुट मोर एंड मोर मनी, गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर एंड आई वुड वांट टू कन्वर्ट माय क्वेश्चन मार्क इनटू अ स्टार। क्योंकि सर मैं चाहूंगा कि अगर जहां पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहां मेरे को मार्केट शेयर भी गेन होना शुरू हो जाए ताकि मैं अच्छा पैसा अर्न कर पाऊं, सो दैट आई कैन एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटी। तो आपको पता होना चाहिए क्या आपके क्वेश्चन मार्क्स है जिनको आप क्या बनाना चाहेंगे? स्टार बनाना चाहेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एप्पल, a simple example which all of you can easily understand. I'm sure all of you know what will be their star product. अगर वो 400 बिलियन का रेवेन्यू करता है, उसमें 50 to 60% एप्पल का रेवेन्यू 400 बिलियन है, 300 से 400 बिलियन के बीच में 2-3% ही ऊपर नीचे होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। $400 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, उसके अंदर 50 to 60% कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी आईफोन का है। तो कहना इसे मेरा तो स्टार एक फिक्स है। हाँ मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन है, बट कहना इसे मेरा मार्केट शेयर आज भी बहुत अच्छा है और उधर ग्रोथ रेट भी अभी भी डिसेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन का यूसेज कम हो गया है, इट्स स्टिल इन अ अप ट्रेंड। आई एम नॉट सेइंग इट इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, बट इट इज नॉट इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड स्टिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कहना इसे, अगर मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स को देखूंगा, है ही लिमिटेड प्रोडक्ट, उसमें मेरा स्टार प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहने वाला है? आईफोन रहने वाला है। बराबर है क्या नहीं है? रिसेंटली आपको पता है एप्पल ने एप्पल टीवी प्लस शुरू किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक योर नेटफ्लिक्स, यू नो दैट राइट? कहना इसे वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क कैटेगरी हो गया। मेरा मार्केट शेयर आज तक में ना के बराबर है। कैन यू कंपेयर योर एप्पल टीवी प्लस विद नेटफ्लिक्स? नो, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म, आई डोंट थिंक अभी तो ग्रोथ शुरू हुआ है। दिस इज अ स्टार्टिंग फेज। आई वुड से देयर इज अ गुड ग्रोथ इन द मार्केट, बट मेरा मार्केट शेयर जो है काफी लिमिटेड है। अरे मेरे हिसाब से 2-1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, 400 बिलियन में 2-2.5 बिलियन। यूर अंडरस्टैंडिंग? मतलब मेरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है आज की तारीख पे। बट डोंट यू थिंक इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ न्यू नेटफ्लिक्स? Because it is started by Apple and the content is actually not bad. The only thing is Netflix has understood one thing: don't make content only for US, make content more for India and China. You get my point? Because public उधर है। बात समझ में आया क्या? तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल को थोड़ा सा चिल किया कंपेरेटिवली, थोड़ा उन्होंने सोचा एशियन कंट्री के हिसाब से दिमाग लगाना चाहिए, और अगर उस तरीके से मैंने पब्लिक के लिए, मासेस के लिए बेटर सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लाए, यहाँ पे कंजम्पशन अभी शुरू हुआ है और यहां पे कंजम्पशन करने वाला पॉपुलेशन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एज ग्रुप इज परफेक्ट फॉर देम आइडियली, इफ यू आस्क मी। तो नेटफ्लिक्स को परफेक्टली समझ में आया और वो अच्छा से कर भी रहा है आइडियली आज की तारीख के अंदर। बट डोंट यू थिंक देयर आर अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर कंपीटिंग? हॉटस्टार इज नेक टू नेक, नॉट गिविंग अप इजीली। प्राइम इज यूजलेस मेरे हिसाब से। प्राइम मेरे हिसाब से वो अमेजोन ने साइड में बना के रखा है। सी समझो मेरा बात, प्राइम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अमेजोन। अमेजोन के प्राइम इज अ सर्विस वेयर एक्चुअली तू मेरे लिए लॉयल कस्टमर बना हुआ है, ये तो मैं तेरे को फोकट में दे रहा कॉम्प्लीमेंट्री कि तू कुछ देख भी ले एक्स्ट्रा। समझ रहा है क्या मेरा? तो प्राइम इज नॉट माय कोर बिजनेस एज सच इफ यू आस्क मी। मतलब सो दे आर नॉट इन नेक। सो इफ यू सी नेटफ्लिक्स एंड इफ यू सी प्राइम, आपको यूजर इंटरफेस से समझ में आ जाएगा कि प्राइम पे काम ही नहीं हो रहा है और नेटफ्लिक्स पे एवरीडे काम हो रहा है। मतलब द यूआई, द वे योर एक्सपीरियंसेस दे आर इंप्रूविंग। लाइक नेटफ्लिक्स एज एन ऑप्शन, इफ यू डोंट नो व्हाट टू वॉच, आई विल गिव यू व्हाट टू वॉच।
You know that, right? So, matlab, I'm just trying to say they are thinking it's their core business, but for Amazon it's not the core business. I hope you understand. और ये visible होता है जब आप कंपेयर करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका लिए core business वो नहीं है. बाकी Sony जी कंपेयर नहीं करते हम अभी, मतलब they're very small comparatively, not worth comparing with Netflix directly. But don't you think Apple has good financial resources, good market presence, great reputation in the market ideally? तो उनको कौन रोक सकता है if they want to become the next big OTT? No one can stop them, but they should take their business seriously, unlike Amazon. If they take it seriously, they can become a serious threat to Netflix. Plus, they come from the same country. And they are a tech company, so they will be taken very seriously by investors and by other people also. Ideally, they will not take it very leniently. तो एक अच्छा है ऑप्शन कि ये एक क्वेश्चन मार्क है, शायद स्टार बन जाए, बट इट डजंट लुक लाइक आज की तारीख में कि ये स्टार बन जाएगा. ऑन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट इज ओके, बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट दे आर सेइंग द सब्सक्राइबर्स उन्होंने बिल्ड किए. सिंपल है, पता वो क्या करता है? नया आईफोन खरीदा ना, एप्पल टीवी प्लस फ्री देता है तेरे को 6 महीने के लिए, तो एक तो नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा. तो मेरा ग्रोथ का जो मैट्रिक्स है उसमें कैसे दिखता है? सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं. अरे गधे, तूने फोन बेचे वही ऐड हो रहे हैं. उसको फ्री में दिया, उसने सिर्फ लॉगिन किया है, रिन्यू नहीं किया है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. मतलब बॉटम लाइन, आई एम यूजिंग वन ऑफ माई स्टार टू क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क इन टू स्टार. Are you understanding this? So this is what a business would want to do. Do you understand what is a star and what is a question mark? I want you to tell me, what do you think about cash cow? Think about cash cow on your own. दिमाग लगाओ ना यार थोड़ा सा. कैश काउ मतलब क्या है? मार्केट शेयर तो हाई है, अरे बराबर है कि नहीं है, बट मार्केट में ग्रोथ रेट कम हो गया है क्या काफी कंपैरेटिवली? अरे हाँ है ना. डोंट यू थिंक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जैसे ही आप ग्रोथ से मेच्योरिटी पे जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जैसे ही आप ग्रोथ से मेच्योरिटी पे जाएंगे, योर स्टार विल बिकम अ कैश काउ. क्योंकि मार्केट शेयर तुमने गेन किया था, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो मेरा बात? बट अल्टीमेटली अगर मार्केट में ही डिमांड कम होना शुरू हो जाएगा, तो डोंट यू थिंक मेरे लिए वो स्टार नहीं, अब क्या बन जाएगा धीरे धीरे? कैश काउ. कैश काउ इज द परफेक्ट सिचुएशन जहां मैं बोलेगा जितना पैसा निकाल सकता है निकाल ले. इवेंचुअली कैश काउ इज गोइंग टू बिकम अ डॉग. इवेंचुअली कैश काउ इज गोइंग टू बिकम अ डॉग. जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप परफेक्टली डिक्लाइन में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कैश काउ का मार्केट शेयर गिरना शुरू हो जाएगा. ग्रोथ रेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अगर मार्केट शेयर भी गिरना शुरू हो जाएगा तो डोंट थिंक यहां से अब यहां पर आ जाएंगे. So before you go from cash cow to dog, it's best to take out as much money as possible. Rather, you should take out as much money as possible from cash cow and invest in question marks. If you want to be really risky, or put that money in stars. मतलब again, you want to maximize your return, you put money on question mark, because question mark, when it becomes a star, it will give you significant return. But it is also important to maintain your stars, because stars से ही आपका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा बना हुआ रहेगा. पीपल विल रिकॉग्नाइज यू बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर सर्विस. थोड़ा समझ में आ रहा है क्या मैकेनिज्म? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस नाउ? दिस इज हाउ अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू थिंक. दे शुड थिंक, आई हैव दीज मेनी एसबीयूज, which SBU falls under what category? I will decide on the basis of 2 factors. What are these 2 factors, guys? मेरा मार्केट शेयर कितना है एंड मार्केट में ग्रोथ रेट कितना है. जब तक ये नहीं होगा, मैं मेरा कैटेगरी भी डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि कौन सा एसबीओ कौन से कैटेगरी में आना चाहिए. थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या? 100%. कैन वी डिस्कस नाउ व्हाट दे हैव टू से अबाउट दिस? थोड़ा लॉजिकल लग रहा है अभी ये, पक्का से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो लेट्स गो. आ जाइए इन योर मॉड्यूल्स, पेज नंबर 2.25. सर, व्हाट इज स्टार? सर, स्टार आर दोज प्रोडक्ट्स or those SBUs which are growing rapidly. They will need heavy investments to maintain their position. They represent best opportunities for expansion. Because sir, यहाँ पे आपका मार्केट शेयर अच्छा है, ग्रोथ रेट बढ़िया है, इससे बेस्ट पॉसिबल एसबीयू आपके लिए हो नहीं सकता. आपने अपना अच्छा पैसा इस पे बेट करना चाहिए. ये ऑलरेडी स्टार प्रोडक्ट है, अच्छा मार्केट के अंदर डिमांड है, अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, आपने इधर ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड द स्टार कैटेगरी एसबीयू? यस और नो? लेट्स गो टू नंबर 2. कैश काउ क्या बोलता है? दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड. देखो वो डायग्राम से पिक कर रहा है. लो ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर. ये जो वर्ड्स है ना, ये अलग से याद नहीं करना है, दिमाग में डायग्राम रहना चाहिए कि भाई कैश काउ के अंदर मार्केट शेयर ज्यादा है बट ग्रोथ क्या है? कम है. सो आई यूज द वर्ड लो ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर वाले प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस. दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट. व्हाई डू दे हैव लो कॉस्ट? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व.
तुम ऑलरेडी कैश काउ है, मतलब सुनो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में तुम इंट्रोडक्शन से मैच्योरिटी तक आ चुका है। तो जब मैच्योरिटी तक आया तो तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस कर्व ब्रिलियंट है, तो तुम्हारे पास बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी है, यू आर प्रोबेबली अ कॉस्ट लीडर, तुम्हारा मार्जिन बेस्ट है। द ओनली प्रॉब्लम इज ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ होता तो ये कैश काउ नहीं होता, स्टार ही होता। बात समझ में आया है क्या? रादर इसीलिए बोलते हैं जैसे ही आप मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं धीरे धीरे स्टार आपका कैश काउ बनना शुरू हो जाता है। इट्स अ साइकिल, यू शुड create question marks into stars. Stars will eventually become cash cows, and when they become dog, you should exit from businesses. बात समझ में आया क्या? Sir, they are established, successful, will not need lot of investment to maintain their market share. In longer run, देखो एक लाइन को मार्क करना, when growth rate slows down, stars become कैश काउस। आई एम श्योर एकदम लॉजिकल लग रहा है। अगर आप बिजनेस के पॉइंट पे सोच सकते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब देयर इज नो चैलेंजिंग एस्पेक्ट हियर एट ऑल। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? एग्जाम में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट उधर ही है। देखो क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है, दीज आर लाइक यू गाइस प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स। क्या हो गया? नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट सर, यहां पर आपका मार्केट शेयर क्या है? कम है, बट सर यहां पर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड क्या है? बहुत ज्यादा है। दे आर गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट्स। हालांकि मैं ना इस पॉइंट नंबर बी से डिसएग्री करता हूं। व्हाई? क्योंकि मार्केट शेयर है ही नहीं उनके पास ज्यादा, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स लगेगा नॉट टू होल्ड बट टू क्रिएट अ मार्केट शेयर लॉजिकली। आईसीआई ने लिखा है, दैट्स ओके, तुम समझो, मैं तो वही कॉपी करेगा जो आईसीआई लिखेगा, मैं कुछ भी वो नहीं, क्योंकि आपको वही लिखना जो आईसीआई चाहता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। पर यहां पे रियलिटी में मार्केट शेयर है ही बहुत कम, यहां पर आपको मार्केट शेयर को बिल्ड करने का, तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा। आगे देखो क्या बोलता है, दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट्स विथ लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश, क्वेश्चन मार्क्स इफ लेफ्ट अनअटेंडेड आर केपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप्स, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, अगर वो स्टार में कन्वर्ट नहीं हुआ तो डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क डॉग पे जाएगा सीधा। बात समझ में आया है क्या? और पैसा तुम्हारा लेकर के जाएगा। आगे देखो, सिंस ग्रोथ रेट इज हाई, इंक्रीजिंग इट शुड बी रिलेटिवली इजियर। सर हर बिजनेस चाहेगा उनको स्टार्स में कन्वर्ट करना, फिर स्टार्स अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएंगे जब ग्रोथ रेट कम होगा। इसीलिए क्या बोला था, जब ग्रोथ वाला फेज शुरू होता है तब आप चाहोगे क्वेश्चन मार्क इमीडिएटली स्टार बने, ताकि ग्रोथ का पूरा फेज आप स्टार के फॉर्म में अर्न कर पाओ, और फिर ऑटोमेटिकली ग्रोथ से मैच्योरिटी जब एंटर करो तो ये स्टार अपने आप क्या बन जाएगा? कैश काउ बन जाएगा। ये माइंडसेट होना चाहिए हर बिजनेस का। इसके लिए आपको हर एक अपने प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री में डिमांड कितना है, कौन से फेज में, वो पूरा एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग का जरूरत होता है। इट्स नॉट अ इजी जॉब, यू शुड नो ऑल दैट, ओनली देन यू कैन रन दिस। बात समझ में आया है क्या? पक्का? कम टू द लास्ट वन, डॉग। सर सिंपल है, लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर, सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना वो खुद को मेंटेन कर पाए, और कभी कभी उनको पैसे का जरूरत भी पड़ेगा टू सर्वाइव। डॉग्स शुड बी मिनिमाइज बाय मींस ऑफ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। क्या आपको 4 कैटेगरीज ऑफ एसबीयू समझ में आया क्या? पक्का? 100%। नोटबुक में जाइए, आपने लिखा पॉइंट नंबर 1, BCG मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में नॉर्मली वर्टिकल एक्सेस पे क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या आएगा, 2 फैक्टर्स आपको बता दिया है, बराबर है कि नहीं है? अब BCG मैट्रिक्स में लिखिए पॉइंट नंबर 2, एक ही पॉइंट लिखा ना आपने अभी तक, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। BCG मैट्रिक्स helps an organization, BCG matrix helps an organization to classify, BCG matrix helps an organization to classify their products or SBUs under following categories. Under following categories. चलो एक एक कैटेगरी लिखो। नंबर 1 स्टार कैटेगरी, हर चीज आपको मार्क करके पूरा बराबर से बड़ा करके दिया है। देखो स्टार के लिए हर एक चीज पिक करना। सर यहां पर कैन आई कॉल स्टार्स एज हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर प्रोडक्ट्स और एसबीयूज? अरे वो लाइन ऐड कर सकते हो ना, दीज आर माई, जैसे यहां पे बोल रहा है लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, कैन आई कॉल माई स्टार्स एज हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर प्रोडक्ट्स? बराबर है कि नहीं है? कैन आई से यहां पर ग्रोथ बहुत रैपिड है,
they are going to require a lot of investments to maintain the position and they are the best opportunity for expansion. हर चीज को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके आपको एक रेड में मार्क करके दिया है. पिक करो और लिखना शुरू करो. स्टार्स के लिए 3 पॉइंट, क्वेश्चन मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, ऐसा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट पिक करके लिखना शुरू करो. कोई बात नहीं. स्टार के आगे प्लीज लिख लेना हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर. नहीं, स्टाइलस इज मिसबिहेविंग. ऑथर को डॉक्स पसंद नहीं है, कंफर्म है. ऑथर मतलब बीसीजी मैट्रिक्स बनाने वाले लोगों को, कंफर्म है. आई एम श्योर उनकी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने ऑफेंस भी लिया होगा. हाउ कैन यू क्लासिफाई डॉग्स एज द वर्स्ट पॉसिबल एसबीयूज? एग्जाम में डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें बस काऊ बनाने का जगह काऊ लिख देना और डॉग की जगह डॉग लिख देना, ऑब्वियसली. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल. अगर जिंदगी में आगे सही में गलती से कंसल्टिंग या कहीं और चले गए तो ये काम में पक्का आएगा. एमबीए करने के लिए तब भी काम में आएगा. तो तुम वहां होशियारी दिखाओगे, ओ आई अंडरस्टैंड बीसीजी मॉडल, ऐसा बोलोगे तुम वहां पे जाके लोगों को. या इट इज पॉसिबल. नो, फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम में मेरा स्टार भी तो कैश काउ बन सकता है. ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है, मार्केट शेयर बहुत अच्छा है बजाज फाइनेंस, बट लेंडिंग ही नहीं हो रहा है. तो कैन देयर बी डिसरप्टिव टाइम्स? यस, बट डिसरप्टिव टाइम्स डोंट चेंज माय एसव्यूज परमानेंटली. हाउ शॉर्ट टर्म दिस इज आई शुड नो. इफ इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली देन इट कैन बी चैलेंजिंग. हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा प्रोडक्ट ही खत्म हो जाए ना पूरा का पूरा, तो आई कांट रियली फाइट फॉर इट कि नहीं नहीं ये मेरे लिए अभी भी स्टार है. इफ देर इज नो ग्रोथ, देर इज नो ग्रोथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है तो अकॉर्डिंगली सोचेगा. मेरे को इससे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कितना रखना है तो अकॉर्डिंगली सोचेगा. तो इसलिए करंट सिचुएशन में क्या एक्चुअल मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहिए. बीसीजी इज ऑल अबाउट प्रेजेंट. बीसीजी मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंट एंड रियलिस्टिक फ्यूचर, but not about past.
डन। क्या है यार, उन लोग का भी ग्रोथ रेट खराब हो गया। क्या बोल रहे हो? डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बीसी के में बताया था। हाँ, घटिया डेफिनेशन था उसका। यार ये तो होमवर्क ही देना चाहिए था तुमको यार, गलती किया मैंने यार। जल्दी खत्म करो, बस टाइम पास कर रहे। ऑनलाइन पब्लिक तो ब्रेक ले लिया वो कॉफी का। ड्राइंग कर, तू सही में ड्राइंग कर रहा है यूजलेस। और इस पे ज़्यादा टाइम, ये अच्छा ड्राइंग कर ले। इसे समझेगा कोई तेरे को, आई मीन तेरे हैंड राइटिंग को। अभी तो क्वेश्चन मार्क में पहुंचो तुम लोग यार, जल्दी। तो दिखता है क्या जो तू लिख रहा है? ये होमवर्क क्यों नहीं किया? क्लीन करके रखो जल्दी। डन। क्या लिखा है जरा देखते हैं। मस्त ब्लैंक स्पेस है, बड़े बड़े। ठीक है, छोड़ दिया एक पेज फालतू में। ये भी छोड़ दिया ऐसे फालतू में। तेरे को ब्लैंक स्पेस ही पसंद है लाइफ में मतलब? तुमको बहुत टेंशन है, अकेला है। क्या हो यार तुम लोग। डन। लेट्स गो नेक्स्ट यार, आगे बढ़ते। बोर हो गया तुमसे मेरे को भी। कितना धीरे धीरे करते हैं यार, हाथ दर्द होते हैं सर। क्या हो गया? समझ क्यों लिख रहे हो? ओहो, हो गया भी लिख के तुम्हारा। कैन वी गो नेक्स्ट? क्या करने का? 10 मिनट से लिखे जा रहे हो यार। पूरा इन्फोसिस और कैश काउ बनाएगा तू? बेटा, इन्फोसिस का धंधा समझने के लिए तेरे को समझना पड़ेगा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। कांट डिसाइड लाइक दिस। इन्फोसिस एक कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज रहेंगे। इन्फोसिस को कौन ओन करता है? इन्फोसिस को कौन ओन करता है? तो बीसीजी बोलता है कैश काउ उसके लिए बनाओ जहां पर तुम बोल रहे हो मेरे बिजनेस में बहुत सारे एसबीयूज हैं।
So when you apply BCG in Infosys, you may say in case of Infosys, जब एक जमाने में यूएस का AT&T वगैरह जो टेलीकॉम सेक्टर था, वहां पर अच्छा ग्रोथ था, वहां पर हमको अच्छा रेवेन्यू मिलता था, अब वहां पे स्टैग्नेंसी आ गया है। हमारा अभी भी मार्केट शेयर अच्छा है, तो मेरे को उधर से पैसा आ रहा है, बट वहां मेरे को ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो धंधा मेरे लिए कैश काउ है। इन्फोसिस कैश काउ नहीं है। समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ, टाटा सन्स के लिए टीसीएस स्टार है, ऐसा तुम सोच सकते हो, बट इन्फोसिस के ऊपर कुछ नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। Are you done? Let's go next. BCG मैट्रिक्स नंबर 1 पहले मीनिंग लिखा, नंबर 2 अलग अलग 4 हमने कैटेगरीज ऑफ एसबीयूज। अभी सुनो मेरा बात, अभी तक स्ट्रेटेजी कहां पता चला है? ये तो उसने बताया तू अलग अलग एसबीयूज को आइडेंटिफाई करके 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दे, समझ रहा है मेरा बात? अब कौन से एसबीयू के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए, इन्होंने 4 स्ट्रेटेजीज भी दी है। अभी तक क्या था? सबसे पहले डिवीजन किस बेसिस पे होगा, 2 फैक्टर। डिवाइड करने के लिए 4 कैटेगरीज ऑफ एसबीयू। नाउ सिंस आई हैव माय स्टार्स, आई हैव माय कैश काउस, आई हैव माय डॉग्स, आई हैव माय क्वेश्चन मार्क्स, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स दीज एसबीयूज? ये इन्होंने 4 स्ट्रेटेजी के फॉर्म में लिख के दिया है, बहुत मजा आएगा। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 2.26 4 स्ट्रेटेजीज है। एक है बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। There are 4 strategies: build, hold, harvest and divest. Giving you 2 minutes. एग्जाम में जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा डाइवेस्ट कौन से एसबीयू के लिए है, लिखा हुआ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। डू यू गेट माय पॉइंट? यू डू वन थिंग, रीड अबाउट ऑल 4 strategies एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजी इज फॉर विच कैटेगरी ऑफ एसबीयू। पहले तुम चारों पढ़ो, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट का मतलब क्या है, फिर इंडिविजुअली एक एक स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। पढ़ा चारों स्ट्रेटेजी? चलो अब मेरे को बताओ, डॉग्स के लिए स्ट्रेटेजी कौन सा रहेगा? क्यों भाई? यहां पर क्लियरली बोल रहा है, यहां पे ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को सेल करना या लिक्विडेट करना। हमको लगता है रिसोर्सेज कहीं और बेटर इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब डॉग के अंदर हमारे पास मार्केट शेयर भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है। कैन आई से फॉर डॉग कैटेगरी ऑफ एसबीयू डाइवेस्टमेंट कैन बी अ राइट स्ट्रेटेजी? इज दिस क्लियर? पक्का लॉजिकल लगता है? हार्वेस्ट किसके लिए सही रहेगा? क्योंकि सर हार्वेस्टिंग का मतलब यही है, फसल काट लेना चाहिए, मतलब बॉटम लाइन या मार्केट शेयर बढ़िया है तुम्हारे पास में और तुमको लग रहा है ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, तो जितना पैसा निकाल लेंगे उतना बेटर रहेगा। क्या? देखो सर, हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज रिगार्डलेस ऑफ, बिकॉज इन केस ऑफ कैश काउ लॉन्ग टर्म में मेरे को मालूम ही ये डॉग होने वाला है। सी, आप अगर स्टार में हो तो लॉन्ग टर्म में कैश काउ बनोगे, बट कैश काउ से तो लॉन्ग टर्म में आप स्टार में वापस जा नहीं सकते हो। ये नॉर्मली नहीं होता है, बहुत मतलब ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन मानेंगे जिंदगी में, दैट थिंग्स आर रिवर्सिंग वंस अगेन, पीपल वांट टू गो बैक टू द सेम सिचुएशन वंस अगेन। इट्स ओके, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज इट कैन हैपन, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल। जनरल ट्रेंड इज फ्रॉम ग्रोथ यू ऑलवेज हिट अ मेच्योरिटी एंड आफ्टर मेच्योरिटी कम्स अ डिक्लाइन फेज इवेंचुअली। तो आपका कैश काउ क्या बनने वाला है? डॉग बनने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार्वेस्ट बेसिकली कैश काउस के लिए बेस्ट है, आपने अभी जितना पैसा निकाल लेना चाहिए उतना अच्छा रहेगा। एटलीस्ट ये 2 स्ट्रेटेजी में कोई डाउट है क्या? पक्का? अब आएगा डाउट आपको, बिल्ड स्ट्रेटेजी किसके लिए सही है? क्वेश्चन मार्क के लिए, स्टार के लिए? क्वेश्चन मार्क या स्टार? क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा? सर यहां पर आप मार्केट शेयर क्या करना चाहेंगे? इंक्रीज करना चाहेंगे, एंड बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्मर, मतलब आई डोंट केयर अभी मेरे को पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज मेरा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, ग्रोथ अच्छा है, आई वॉन्ट माई क्वेश्चन मार्क्स टू बिकम स्टार्स एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट टू बिल्ड देम इनटू स्टार्स। सो बिल्ड स्ट्रेटेजी साउंड्स लॉजिकल फॉर क्वेश्चन मार्क्स। इज दिस सेंसिबल टू यू? इतना ठीक लग रहा है क्या? पक्का? तो ये होल्ड स्ट्रेटेजी किसके लिए रहेगा? यहां पर क्या बोल रहा है? यू वांट टू प्रिजर्व योर मार्केट शेयर। अब देखो बहुत सारे लोग आर्ग्यू करता है कभी कभी, बिकॉज ये जो पॉइंट था ना, यहां पे दिख रहा है क्या? ये रीड दिस पॉइंट,
क्वेश्चन मार्क के कंटेंट में उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ है, यू वॉन्ट टू होल्ड योर शेयर। तो लोग बोलते हैं नहीं सर, होल्ड क्वेश्चन मार्क के लिए है। देखो ऑनेस्टली, रियलिस्टिकली इंटरप्रिटेशन देखोगे, बिल्ड इज राइट फॉर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वहां पर आप एक्चुअली में मार्केट शेयर को बिल्ड करना चाहते हैं एंड यू वांट देम टू बिकम योर स्टार्स। एंड आपके पास क्वेश्चन मार्क में मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है। मार्केट शेयर ज्यादा होता तो आप ऑटोमेटिकली कौन से कैटेगरी में होते हैं? स्टार कैटेगरी में होते। तो आपके लिए बिल्ड स्ट्रेटेजी कब सही होगा? जब आप क्वेश्चन मार्क को स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं होल्ड कैटेगरी ना कभी कभी कैश काउ के लिए भी सही हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, एक बात समझो, मेरा मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और मेरे को मालूम है यहां पर मेच्योरिटी फेज में आप आके अटक गए हो। एफएमसीजी इंडस्ट्री, क्या कंजम्पशन इंडिया का अभी तो ग्रोथ फेज में है, बट मैं नहीं बोलूंगा हर साल आपका कंजम्पशन 15% 20% से बढ़ जाएगा, मैं मानता हूं, पर डोंट थिंक कुछ चीजों का कंजम्पशन खत्म भी तो नहीं होगा। तो कहना इसे यू विल स्टिक टू मेच्योरिटी फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, so even hold will be relevant for cash cow. You cannot always say कि cash cow के लिए हार्वेस्ट ही सही है। अगर मुझे लगता है मेच्योरिटी फेज बहुत लंबा चलने वाला है तो मैं इस पोजीशन को भी क्या करना चाहूंगा? होल्ड करना चाहूंगा, एंड विदाउट टेलिंग एनीवन आई विल हार्वेस्ट। The world should see me as a hold strategy where actually very smartly I'll take out money from there and start building new question marks into stars. मतलब दिस शुड बी माई एक्चुअल स्ट्रेटेजी एज अ बिजनेस। तो इन्होंने 4 स्ट्रेटेजीज होते हैं ये ऐसा लिख के दिया। इन्होंने ये लिख के नहीं दिया कौन सा स्ट्रेटेजी किसके लिए तुझे लगाना है, ये हमारा डिस्कशन है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। एक स्ट्रेटेजिस्ट सोच समझ करके अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द 4 स्ट्रेटेजीज का मीनिंग क्या है? अरे हाँ या ना? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 होगा ना? अरे पहले बीसीजी क्या है उसके बारे में लिखा, 4 अलग अलग एसबीयूज के कैटेगरीज लिखे, अब स्ट्रेटेजीज लिखेंगे ना। नंबर 3, बीसीजी हैज रेकमेंडेड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। होल्ड 1 सेकेंड। सो पॉइंट नंबर 3 लिखिए बीसीजी के अंदर, BCG has recommended the following strategies. ऐसे लिखा है ना कुछ तो। BCG has recommended the following strategies which can be adopted by an organization. Recommended following strategies which can be adopted by an organization. Strategy number 1, build. Strategy number 1, build. डैश करके लिखो। स्ट्रेटेजी नंबर 1, बिल्ड, डैश करके लिखो। हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर even by foregoing short-term earnings, even by foregoing short-term earnings in favor of, even by foregoing short-term earnings in favor of building a strong future, in favor of building a strong future with large market share, strong future with large market share, strong future with large market share. It is clearly talking about converting question mark into a star. Number 2, strategy number 2, hold strategy. Number 2, hold, dash करके लिखो। The objective is to preserve the existing market share. The objective is to preserve the existing market share. To preserve the existing market share. पहला स्ट्रेटेजी था बिल्ड, दूसरा था होल्ड। राइट डाउन नंबर सी, हार्वेस्ट, डैश करके लिखो। टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज
regardless of its long term impact. Regardless of its long term impact. Regardless of its long term impact. And last one, divest. डैश करके लिखिए, टू सेल और लिक्विडेट. टू सेल और लिक्विडेट द बिजनेस. टू सेल और लिक्विडेट द बिजनेस. क्या आपको बीसीजी मैट्रिक्स पूरा समझ में आया क्या? सो वी स्टार्टेड विथ बीसीजी मैट्रिक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, चार अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एसबीयूज क्या है, फिर चार अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या रेकमेंड किए. एग्जाम में पूरा बीसीजी मैट्रिक्स आ सकता है 5 मार्क के लिए, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा विद द डायग्राम. या स्पेसिफिक क्वेश्चन, अलग अलग चार स्ट्रेटजीज क्या रेकमेंड किए, ओनली दैट कैन बी आस्क्ड. तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 लिखना, पॉइंट नंबर 3 लिखना. या बीसीजी मैट्रिक्स में अलग अलग कैटेगरी के एसबीयूज क्या क्या है, तो पॉइंट नंबर 1 आएगा एंड 2 आएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मतलब सर इधर द क्वेश्चन कैन बी स्पेसिफिकली ऑन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, दोनों में से जो भी आएगा एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना कि बीसीजी में वर्टिकल पे क्या है एंड हॉरिजॉन्टल पे क्या है. दो फैक्टर तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना बच्चों. एंड आप ऐसा करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? लेट्स गो टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स. कंपेयर करते हैं बीसीजी को विद द मैकेंजी का मैट्रिक्स. इस बार तुम खुद दिमाग लगाओगे क्या? अब तुमको बीसीजी समझ में आया तो मैकेंजी दिमाग लगा पाओगे खुद से? बोलो, कर पाओगे क्या तुम ऐसा? पक्का? फिर बाद में बीसीजी के लिमिटेशंस पढ़ेंगे थोड़ा मैकेंजी से कंपेयर करने के बाद में, अभी नहीं पढ़ते. आइए, कम टू मैकेंजी. सो वेयर इज मैकेंजी? बॉम्बे. 2.31. कैन यू सी अ मॉडल कॉल्ड एज जीई मॉडल? बैंगलोर में भी है बट ठीक है. Come to a model called as GE model. GE is General Electric, a very famous company. उनके लिए मैकेंजी ने एक एनालिसिस किया था, वो मॉडल इवेंचुअली मैकेंजी मॉडल बन गया. दूसरे शब्दों में उसको GE मॉडल भी बोलते हैं, या फिर एक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं 9 सेल मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? 9 सेल मैट्रिक्स. दिस वॉज गिवन बाय मैकेंजी. अब देखो प्रॉब्लम ये है, बीसीजी ने एकदम फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज किए. कैश काउ, फैंसी मतलब आई मीन ऐसा जो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करता है. कैश काउ, डॉग, समझ रहे हो क्या मेरा बात? ऐसा मैकेंजी ने कुछ भी फैंसी यूज नहीं किया. प्रॉब्लम यही है, तो तुम मैकेंजी को भूल जाओगे. मैं तुमको 100% बोलता हूं, अगर मैकेंजी समझना ही मुश्किल है. पेज नंबर 2.31. कैन यू सी अ डब्बा? दिखता है क्या डब्बा? कलर किया हुआ है. हाँ कलर किया हुआ है. क्या उड़ गया क्या उसमें से कलर? प्रिंट में कलर उड़ गया? देखा जरा. नहीं उड़ा, ऐसा ही है वो. कलर मैं करूंगा तुम्हारे सामने भी. देखो अभी क्या यार, इधर देखो. कलर बाद में, पहले तुम पढ़ो, तुमको आंसर समझ में आ जाएगा. फायदा क्या होगा फिर? हाँ मैं नहीं बता रहा. पहले तुम देखो डब्बा क्या बोलते हैं. समझ में आ भी गया तुमको? इतना जल्दी? क्या लगता है भाई, विच वन साउंड्स बेटर? बीसीजी मॉडल अच्छा था कि मैकेंजी अच्छा है? बीसीजी बेटर है ना. प्रॉपर 4 कैटेगरी दिया है, 4 स्ट्रेटेजी भी बताया है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर, पूरा स्पून फीडिंग किया है एकदम. बीसीजी बेटर है ना? अरे यूजनेस से बताओ ना, क्या करने का क्या है इसका? अभी मैं ऑप्शन छोड़ दूंगा, मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा. तुमको समझ आया होगा खुद से ऑलरेडी. यू अंडरस्टूड दिस राइट? थोड़ा थोड़ा. एक काम करो, नोटबुक में जाओ, बीसीजी मॉडल का पॉइंट नंबर 1 पे जाओ. वहां पर ए एंड बी में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखा था वो लिखाया था, और कुछ तो ब्रैकेट में लिखाया था, जरा पढ़ो एक बार. अरे तो लिमिटेशन ऑफ बीसीजी नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पहले जो पढ़ा रहा वो पढ़ना. अरे पहले उसको कंपैरिजन करते हैं बेटा, फिर समझेगा लिमिटेशन. याद करके क्या होगा? रिलैक्स.
हाँ, तुमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा क्या बीसीजी का? उधर कुछ तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट स्ट्रेंथ लिखा है क्या? एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। क्या बोलता है ये? बीसीजी ने बोला 2 ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट। मैकेंजी बोलता है, कुछ भी बोलते हो, मैकेंजी सेज दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट दे आर वेरी नैरो कॉन्सेप्ट. You cannot make a decision purely on the basis of what market share I have today. आज मेरा मार्केट शेयर खराब रहा, मैं मानता हूं, डू यू गेट माई पॉइंट? आज ग्रोथ रेट वीक लग रहा है, क्या आने वाले 5 साल के अंदर ग्रोथ रेट और खराब हो जाएगा? क्या मार्केट शेयर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो ये बोल रहा है मार्केट का अट्रैक्टिवनेस सिर्फ ग्रोथ रेट से नहीं होगा. मार्केट में आप कितने स्ट्रांग हो ये सिर्फ आपके मार्केट शेयर से पता नहीं चलता है. इसके लिए आपको और बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं. और इतनी बजाई है. पिछले पेज पे आओ, एक पेज पे, कैन यू सी 2.31. इसने बोला जी मैट्रिक्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट अट्रैक्टिवनेस. आपने बोला मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज ओनली ग्रोथ रेट. वो सिर्फ इतू सा फैक्टर है, उसके अलावा निबंध लिख के दिया है. और एक्चुअली सही है. थिंक अबाउट अ मार्केट. सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़िया होने से मैं बोल सकता हूं कि ये इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव है. अरे आज ग्रोथ रेट बढ़िया रहेगा ऐसा तो एक जमाने में याद करो, वो जो कोटेक वो जो फिल्म बनाता था, कोडेक जो कैमरा के लिए फिल्म बनाता था आइडियली, उसका मार्केट शेयर 95% था. उसको लगता था हर साल मेरा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हो रहा है आइडियली. वो बहुत खुश था जिंदगी में. डिजिटल कैमरा है, उड़ा दिया ना उसको आइडियली. डिजिटल कैमरा बहुत खुश हुआ, फिर फोन आया, फोन के अंदर बेटा कैमरा है, उसको भी उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया आइडियली. सो यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली आज का ग्रोथ रेट परफेक्टली डिटरमाइन करेगा 10 साल के अंदर हाउ इंडस्ट्री विल पैन आउट. दे आर ट्राइंग टू से product life cycle is very unpredictable. Product life cycle is not easy to understand. No one can say we will stay in growth stage for 20 years. No one can say maturity में 10 साल तक हम रुकने वाला है. इसीलिए वो आपको क्या बोल रहा है, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस सिर्फ ग्रोथ रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, टोटल मार्केट का साइज क्या है. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडस्ट्री में लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी पसंद है क्या? एक बात सोचो, why a US telecom service provider does not enter in India? अगर जियो के पास पैसा है, डू यू थिंक यूएस के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास पैसा नहीं रहेगा? AT&T मतलब वेरिजॉन तेरे को इतने नाम देने का जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग है, आराम से इंटर में एंटर कर सकता है. बट उसको डर क्या है? व्हाट इफ दे एंटर एंड जियो स्टार्ट्स फ्री अगेन? समझ रहे हैं मेरा बात? सी इसका आदत है, इसको पैसा आज कमाना ही नहीं है. बराबर है क्या? हम धंधा कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बट हियर्स दिस इज जस्ट वन सेगमेंट फॉर मी. Are you understanding? My balance sheet has Jio as one SBU. There are other SBUs also. And this is a very, you can say, price sensitive consumer base. तो उसको मालूम है अगर यहां पर अगर एक बार इंसान को वापस से फ्री या डिस्काउंट का आदत लग गया तो मैं बहुत बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी लेके आएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. यहां पर एक कंज्यूमर का जो सोचने का तरीका वो बहुत अलग है. दूसरा, एयरलाइन क्यों इंडिया में एंटर नहीं करता है? क्योंकि इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत टफ है. हर बार पॉजिटिव न्यूज आता बहुत अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली लोग कंपेयर किससे करते हैं कि वापस प्राइस क्यों बढ़ रहा है. वो ये नहीं सोचते हैं कि एयरलाइन रन करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है. वो कंपेयर करते हैं ट्रेन को या बाकी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को. हालांकि अब फाइनली पहली बार ऐसा लग रहा है लास्ट 3 साल में आफ्टर कोविड कि लोगों का माइंडसेट बदल गया है. नो, पीपल वांट टू ट्रैवल डिफरेंटली. ये पहली बार इंडिया में फील हो रहा है. इसके पहले लास्ट 15 साल में कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया है. हर किसी को लगा फ्लाइट टिकट देखेगा, ट्रेन टिकट देखेगा, कंपैरिजन करेगा, जो बेस्ट लग रहा है, ठीक लग रहा है, वो चूज करेगा. पीपल विल नॉट चूज अ फ्लाइट टिकट इंडिया में. क्या 15,000 का फ्लाइट टिकट पे करना बहुत नॉर्मल है क्या? क्या इंडिया के अंदर हमको 15 किलो सामान मिलना नॉर्मल है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन. एक जमाने में बैगेज 25 किलो हुआ करता था, वहां से 20 किलो हुआ, 15 किलो हुआ. इन केस ऑफ अदर कंट्रीज लाइक तुम्हारा जो तुम साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा या फॉर एग्जांपल तुम इवन यूएस यूरोप में जाएगा, तुमको साथ में सामान के लिए बैगेज होता ही नहीं है. देयर इज नो बैगेज चेक इन कॉन्सेप्ट. यू हैव टू पे $100 फॉर दैट. ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स देयर इज नो चेक इन ऑफ बैगेज. ओनली यू कैन कैरी वन स्मॉल बैग विथ योरसेल्फ. 7 किलो का सामान. वी कैरी दैट मच फूड. You are understanding my point? So हमारा कपड़ा सामान तो अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? I hope you are understanding my point. हम हैंडबैग के नाम पे बोरा कैरी कर लेते हैं यार. वो बोलते हैं ना एक बैग के साथ एक हैंडबैग तो अलाउड ही है मेरे को. वो हैंडबैग का साइज देखा गया. इन सिंपल टर्म्स तो बेचारा एयरलाइन कैसे सर्वाइव करेगा? वो उस
वेट का कैसा फायदा उठाएगा लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर? आइडियली इम्पॉसिबल है सरवाइव करना। तुम इंडिया में मना कर दो, चेक इन नहीं दूंगा, हर एयरलाइन के आगे हड़ताल लग जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होगा। तुम अलाउ भी कैसे कर, मना ही कैसे कर सकता है? हम तो पहले बैगेज ही देखते हैं। अभी भी एयर इंडिया क्यों चलता है? क्योंकि 20 किलो देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग इसलिए पहले ऑप्शन देखते हैं, अगर एयर इंडिया तो ले लो, फ्री का खाना मिलेगा और 20 किलो मिलेगा। अरे दैट्स हाउ द डिसीजन वाज ऑलवेज। सो बाहर का एयरलाइन कैसे एंटर करेगा यार, और वो सर्वाइव कैसे करेगा? उसका काम करने का तरीका अलग है और ये कंट्री का काम करने का तरीका अलग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो दे आर सेइंग मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज नॉट ओनली ग्रोथ रेट, लुक एट लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। मतलब सर इन्होंने एक ब्रॉडर पिक्चर सामने प्रेजेंट किया, यहां पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए। सिमिलरली नहीं चाहिए बिजनेस स्ट्रेंथ। उसने बोला सिर्फ आपका मार्केट शेयर एकमात्र फैक्टर नहीं है बोलने के लिए तुम कितना स्ट्रांग है। तुम्हारा मार्केट शेयर आज बोलते हो 50% है, लास्ट 5 साल में 70 से 50 पे है। सो डोंट यू थिंक मार्केट शेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, फॉल हो रहा है? सो व्हेन आई से मार्केट शेयर 50% है, इज नॉट गुड। व्हाट यू नीड टू सी इज आई वाज एट 70, फ्रॉम 70 आई हैव कम टू 50। देन सर ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाना चाहता है क्या? यहां पे आपका ब्रांड इमेज कैसा है? क्या आप प्राइस या क्वालिटी टर्म्स में कंपीट कर सकता है क्या? कस्टमर का लॉयल्टी बेस कैसा है? आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा है? टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग है कि नहीं है? मतलब बहुत सारा एस्पेक्ट्स है ये डिसाइड करने के लिए आर यू अ स्ट्रांग बिजनेस और नॉट। प्योरली मार्केट शेयर ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है तुम स्ट्रांगेस्ट बिजनेस है, तुमको और एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, इसने प्रूव कर दिया बीसीजी का कॉन्सेप्ट नैरो था। अब विच वन साउंड्स बेटर? 100% दिस इज अ मोर ओपन एंडेड, मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बट द ओनली डिफरेंस इज इट डजंट हैव द अट्रैक्टिव टर्म्स। इसमें वही 2 वर्ड्स इसने यूज किया बट स्मार्टली इस तरीके से यूज किया कि एक्चुअली में हम तेरे को ओपन एंडेड मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो ये सब चीज सोचना फिर बैठ के डिसीजन लेना, सिर्फ 2 फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेना गलत हो सकता है। सो दे प्रूव्ड दैट this matrix is actually far more matured than BCG matrix. BCG will sound immature when you compare with McKinsey. You will not agree, but that's the reality. बात समझ में आया क्या? नोटबुक में जाइए, गिवन नेक्स्ट हेडिंग, शाबाश शाबाश जल्दी। जीई मॉडल, गिवन नेक्स्ट हेडिंग जीई मॉडल। पॉइंट नंबर ए, फास्ट लिखने का जल्दी से। जीई मॉडल नंबर ए, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज GE model under this point number A. It is also termed as 9-cell matrix. 9-cell matrix, क्योंकि 9 बॉक्स रहेंगे उसमें यार। 9-cell matrix or a McKenzie matrix inspired from traffic control lights. McKenzie matrix inspired from traffic control lights. McKenzie matrix inspired from traffic control lights. GE मॉडल भी बोल सकते हैं, 9 सेल क्योंकि 9 बॉक्सेस रहेंगे वो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। मैकेंजी का मॉडल जो उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर होकर के बिल्ड किया, उस मैट्रिक्स को भी आप जीई मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। पॉइंट नंबर 2, जीई मैट्रिक्स uses following factors. GE matrix uses following factors for decision making. Uses following factors for decision making. Factor number A, market attractiveness. Factor number A, market attractiveness. डैश करके लिखो, इट इज मेजर्ड बाय मार्केट अट्रैक्टिवनेस, डैश करके लिखो, इट इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। इट इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज, बुलेट पॉइंट नंबर 1, साइज ऑफ मार्केट, size of market, market growth rate, bullet point number 2, market growth rate. Number 3, industry profitability.
next competitive intensity, competitive intensity, next opportunity for differentiation, opportunity for differentiation, next product segmentation, product segmentation, etc. प्रोडक्ट सेगमेंटेशन एटसेट्रा. यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पहला वाला है मार्केट अट्रैक्टिवनेस. उसको भी मेजर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. अब लिखिए फैक्टर नंबर बी, बिजनेस स्ट्रेंथ. बिजनेस स्ट्रेंथ डैश करके लिखो. इट इज मेजर्ड बाय, it is measured by following factors. It is measured by following factors. Number one, bullet point number one, market share. Bullet point number two, market share growth rate. Number one is market share. Number two is market share growth rate. Number three, brand image. Brand image. Number four, entities profit margin. Entities profit margin. Next, customer loyalty. Customer loyalty. And last one, distribution efficiency. Distribution efficiency. कल हम मैकेंजी मॉडल को कंप्लीट करेंगे. आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया दे, हाउ आर दे एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देखो ऑनेस्टली बताओ, थोड़ा अब आपको लॉजिकल लग रहा है. यू आर इन द फ्रेम ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डिस्कसिंग. पक्का समझ में आ रहा है आपको. एंड इट्स वेरी इजी गोइंग, यू वुड हैव रियलाइज्ड. थोड़ा सा फटाफट से क्विक रिवीजन करते जाइएगा घर पे एवरी डे, सो दैट वी विल बी एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम. अभी गुड. लेट्स टेक अ ब्रेक. विल मीट फॉर ऑडिट. थैंक यू.